कि मेरे ऊपर एक इधर से बच्चा फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। तो मैं रुका हूं तो रुका रहूंगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो चलता रहता। गॉट इट। अब मान लो इसमें से एक किसी बच्चे को हटा लो, मान लो आगे वाले को हटा लो, और पीछे से कोई मुझे धक्का दे रहा है, तो मेरे में स्पीड आ जाए या नहीं आ जाएगा? अच्छा, धक्का अच्छा खासा दे रहा है, मतलब थोड़ा बहुत धक्का नहीं दे रहा, अच्छा खासा धक्का दे रहा है, तो अच्छा खासा धक्का दे के मुझे कुछ ना कुछ स्पीड दे देगा। अब वो बंदा आया, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि अब अगर मैं, सोचो ये बंदा अब हट जाए और दूसरा वाला बंदा जो आगे खड़ा था वो आ जाए, और अब वो मुझे पीछे की तरफ धक्का देने लगे, तो मैं इंस्टेंटली रुकूंगा या थोड़ी देर बाद रुकूंगा? थोड़ी देर बाद रुकूंगा ना। क्यों? क्योंकि जैसे पीछे से धक्का देके तुमने मेरी स्पीड बढ़ा दी, वैसे ही अब आगे से धक्का देके अब मेरी स्पीड तुम घटा रहे हो, तो घटते घटते भी तो समय लगेगा ना बेटा, कि एकदम से घट जाएगा? टाइम लगेगा ना। उसी तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो अभी mg बड़ा है, स्प्रिंग फोर्स कम है, तो तुम नीचे ले गए। अब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद स्प्रिंग और mg बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे स्प्रिंग फैल रहा है, स्प्रिंग फैल रहा है मतलब स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो रहा है। स्टार्ट है ना मैम रिकॉर्डिंग? जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और mg बराबर हो जाएगा। mg नहीं, mg का जो भी कंपोनेंट काम कर रहा है, मेरी भावनाओं को समझिए। गॉट इट। तो एक समय ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर होते ही ये रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकेगा नहीं। पूछो का है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ स्पीड आ चुकी है। अब नेट फोर्स तो 0 हो गया है, लेकिन इस स्पीड की वजह से ये अपनी जगह से थोड़ा और आगे चला जाएगा, और जैसे ही उस पॉइंट से थोड़ा और आगे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स अब mg से बड़ा हो जाएगा, और अब ये स्प्रिंग जो है ये इसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देगा, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड बढ़नी नहीं घटनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद जाके 0 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो इसीलिए हम हर जगह क्या मानते, स्लोली स्लोली। अगर तुमको यह मानना है, अब मैं एक लाइन में सारी बातों को समराइज करने जा रहा हूं। एक लाइन में समराइज क्या करना जा रहा हूं, समराइज। अगर तुमको मानना है कि नेट फोर्स 0 होते ही बॉडी रुक गई, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है और आपकी यह मजबूरी है कि आप बोले कि बॉडी स्लोली चलती है। क्योंकि अगर बॉडी स्लोली चल रही है तो उसका स्पीड नेग्लिजिबल है, और अगर उसका स्पीड नेग्लिजिबल है तो जहां नेट फोर्स 0 हुआ बॉडी वहीं रुक जाएगा। ये बात आगे भी आएगी अभी बहुत बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख जरूर लेना। अभी नहीं, पहले सुन ले, पहले फिर लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। मैं क्या बोला कि अगर कोई बॉडी नेट फोर्स 0 होते ही तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रुक जाए, तो उसका एक ही उपाय है कि वो पहले से बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। क्या मेरी बात क्लियर है? ताकि नेट फोर्स 0 होते ही एक्सेलरेशन 0, और चूंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो अब उसको चलने की जरूरत नहीं है, या फिर चल भी रहा है तो नेग्लिजिबल स्पीड से चल रहा है। जैसे घड़ी में घंटे की सुई, घंटे की सुई जो है वो रुकी हुई है, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। घंटे की सुई रुकी हुई है या चल रही है? पक्का? कहां चल रही है भाई? हमको तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी स्लोली चल रही है, इतनी स्लोली चल रही है कि हम उसको ऑलमोस्ट रुका हुआ मान सकते हैं। अब मान लो कि जो अंदर की मशीन है वो जितना फोर्स लगा के घंटे की सुई को घुमा रही होगी, उतना ही फोर्स हम लगा दे, तो वहीं पे रुक जाएगी या आगे जाके रुकेगी? वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं एक देता हूं, ठीक है। एक ब्लॉक है, वो स्प्रिंग से लटका हुआ है, उस ब्लॉक को छोड़ा मैंने, तो पहले तो स्प्रिंग का फोर्स 0 है, ओनली mg है, mg की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आया। नीचे जैसे जैसे जाएगा अब स्प्रिंग फोर्स भी आना शुरू हो जाएगा, अब mg और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अब यहां भी फोर्स बराबर हो गया ऊपर नीचे का, ऊपर का स्प्रिंग और नीचे का वेट बराबर हो गया। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ब्लॉक को रुक जाना चाहिए। क्या ब्लॉक यहां रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब तक mg इक्वल टू kx हुआ तब तक उस दौरान ब्लॉक का अच्छा खासा स्पीड आ चुका है। बोलो हाँ या ना? अब अच्छा खासा स्पीड हो जाने के वजह से नेट फोर्स 0 भी होगा ना तो भी वो रुकेगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा। और अगर आगे चलता रहेगा तो स्प्रिंग और फैलता रहेगा, और स्प्रिंग अगर फैलता रहेगा तो अब स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर था अभी तक, और अब क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा। यस और नो? तो अब किधर हो जाएगा नेट फोर्स? ऊपर की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो क्या होगा, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड घटनी शुरू होगी। मतलब जहां नेट फोर्स 0 है वहां रुक रहा है या वहां से थोड़ा आगे रुक रहा है? वहां से थोड़ा आगे रुक रहा है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे रुक रहा है वहां तक आने में स्पीड धीरे धीरे घट रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो चुका है और mg जो है उसके कंपैरिजन में छोटा है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बाकी सारी विश्लेषण हम इस पे डिटेल में करेंगे, लेकिन आपको बस मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि जब ये पूछे कि बताइए कि ये मास कितना नीचे गया होगा, तो आपको मान के चलना है कि कैसे जा रहा है, स्लोली जा रहा है, फास्टली जा रहा है।
स्लोली जा रहा है, मतलब जहां पे नेट फोर्स 0 हुआ वहीं क्या हो गया, वहीं रुक जाएगा। यस और नो? ठीक है। डी, अगर ये स्लोली जा रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, और अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लगा के निकालेंगे भी। खैर, सवाल ये आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि डी कितना नीचे जाएगा, मास कितना नीचे जाएगा, डी डिस्टेंस उसको कह रहे हैं। जल्दी बताइए आंसर फटाफट। 4 सेंटीमीटर, यस वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया या क्या लगाया, फोर्स से नहीं लगाया? ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि और अगर गारंटी नहीं है ना, जैसे मैंने तो तुम्हें समझा दिया दोनों चीज, स्लो रहे तो क्या होगा, फास्ट रहे तो क्या होगा, लेकिन गारंटी तो है नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे तो क्या मानोगे, स्लोली मान लोगे या फास्टली मान लोगे? कुछ भी नहीं मान सकते तुम। तो उस केस में क्या करोगे, सबसे सेफ साइड क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहां आ जाएगा, ये बताओ, ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो ना यार। चलो हम ये इससे दिखा देते, ये कलर दिख रहा होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए ये ऐसे आया है, मेरे लिए याद आया कुछ, जब इंक्लाइन पे फ्रिक्शन होता था तो क्या करते थे, याद आया? तो मेरे लिए ये ऐसे आया है और ऐसे आया है, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे लिए ये ऐसे आया होगा, मेरे लिए ऐसे और ऐसे आया है, कोई समस्या? ठीक है, सबका वर्क लिखते हैं और दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। अगर हमसे पूछा गया है स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन बताइए, तो एक बात तो गारंटी है कि स्प्रिंग मैक्सिमम फैल गया है, इसका मतलब यह है कि इसकी गति यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि अगर इसमें कुछ गति होती तो ये और फैलता, और अगर ये और फैलता तो इस फैलाव को मैक्सिमम फैलाव नहीं कहते। तो मतलब अगर तुम मान रहे हो कि मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग इज एक्स, मतलब एक्स जो है वो स्प्रिंग का अधिकतम फैलाव है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो तुमको क्या करना है उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ना। तो अगर हमें पता चल गया है कि एक्स जो है स्प्रिंग में मैक्सिमम फैलाव है, इसका मतलब है कि जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसकी वेलोसिटी बताओ रे, इसकी वेलोसिटी बताओ, शुरुआत की वेलोसिटी क्या थी? शुरुआत भी 0 दी, स्टार्ट तो 0 से ही हुआ है, ऐसे रखा हुआ था, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग था, फिर मैंने धीरे से छोड़ दिया इसको, फिर ये नीचे आ गया। कोई समस्या? अब सबका वर्क डन लिखो बेटा। सबसे पहले किसका, अच्छा पहले लॉन्ग कट से बनाया या शॉर्टकट से बनाया? पहले लॉन्ग कट से एक बना ले, डायरेक्ट शॉर्टकट ही बनाया गया, ठीक है। तो फिर घबराओगे तो नहीं तुम। चलो ये डी है, ये क्या हो गया, डी कॉस 37, और ये क्या हो गया, डी साइन 37। फटाफट वैल्यू बोलो, कॉस 37 क्या होता है बेटा, 4d/5। देख बेटा फास्ट बन, थोड़ा फास्ट। अब डी कॉस लिख रहे हैं फिर वैल्यू लिख रहे हैं, उतना टाइम नहीं है, सीधा आंसर 3d/5। समझ में आ गया? बता बेटा mg का वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। दे रहा है ले रहा है? दे रहा है। कैसे पता? नीचे फोर्स नीचे ही डिस्प्लेसमेंट, पहचानना सीख गए हो ना। तो क्या हो जाए जल्दी बताओ, mg 3d/5। कोई समस्या? और इधर क्या आ रहा है, माइनस। माइनस क्यों किया, फ्रिक्शन का वर्क है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बोलो यार, ऐसे भी तुमको पता है फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स, हमेशा एनर्जी लेता है, लेके वेस्ट कर देता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कहीं कहीं देता भी है, कहीं कहीं वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि एक हम फ्रिज उठा के ले जा रहे हैं, इसके ऊपर एक गुलदस्ता रखा हुआ है, तो इस पे तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली 99% केसेस में यही होता है कि फ्रिक्शन जो है वर्क नेगेटिव कर रहा है। तुम तो चेक कर लेना यार, छोड़ो ना, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, नेगेटिव, खत्म। मतलब ये इतना हमने दिया और तुमने कितना लिया, म्यू, म्यू का वैल्यू बता दे रहे, 0.5 है ना, तो 1/2 mg इंटू 4d/5। भाई हमने इतना दिया, तुमने लिया। अच्छा, इसके अलावा किसका वर्क और होगा, स्प्रिंग का भी तो वर्क होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, स्प्रिंग को फैलाओगे तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो स्प्रिंग भी ले रहा है, कितना ले रहा है, मान लो स्प्रिंग एक्स फैला होगा, या यहाँ पे डी है ना। अगर अब देख यहीं पे तू फंसेगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, स्प्रिंग का फैलाव 3d/5 या 4d/5 ले लेते हैं। अरे गधो, तुम समझो ध्यान से,
वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन पे यहां से यहां आ रहा है। ये तो हमने अपने सुविधा के लिए ये वाला ट्रिक सिखाया ना, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक यहां से यहां आया। तो अगर हम तुमसे पूछे कि स्प्रिंग कितना फैलेगा, तो 3D/5 बोलोगे, 4D/5 बोलोगे, या डी बोलोगे? डी बोलोगे ना बे, कि डी डी फैला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखे यहाँ पे? माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, -12 k d²। समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है तो ये बोलो पीछे वालों, स्प्रिंग डी फैला है या एक्स फैला है? डी फैला है। ना 3D/5 फैला है ना 4D/5 फैला है। स्प्रिंग कितना फैला है? डी फैला है। बहुत बढ़िया, सारे वर्क डन लिख दिया बेटा। चेक कर लो एक बार, शायद हमसे कुछ छूट रहा हो। ग्रेविटी लिख दिया, और फ्रिक्शन लिख दिया, और स्प्रिंग लिख दिया। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल तो छोड़ ही दिए तुम यार। नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, ऐसा नॉर्मल भी तो लग रहा होगा बेटा। इसका वर्क डन क्या होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर फोर्स है, इसलिए इसका कोई योगदान। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, mg का लिख ही लिया। mg को घंटा मतलब नहीं हो तो सीधा हाइट देखता है। अरे mgh, h इज हाइट, खत्म। ठीक है ना? इक्वल टू क्या? शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0, अब फाइनली भी 0। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? एक बार सॉल्व करिए बेटा, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके एंड रिजल्ट तक जाइए। अच्छा, एक बार बनिया बुद्धि लगा लेते हैं। इधर देखो रे ओए, मेरा तो दिमाग एक सिंपल सा बात कहता है भैया कि mg ने जो एनर्जी दिया है और फ्रिक्शन ने जो लिया है, उसमें से जो बचेगा सब स्प्रिंग को देंगे। नहीं समझे? जैसे मान लो 100 चॉकलेट तुम हमको दिए, 100 नहीं, 100 ज्यादा हो गए। मान लो तुमने हमको टीचर डे पे 10 चॉकलेट दिए, और हम नीचे गए, नीचे अंकुर सर बैठे, हम देख लिए, बोले 5 चॉकलेट हमको खाने को दे दो। तो 5 चॉकलेट हम उनको खाने को दे दिए, तो बचा हुआ 5 चॉकलेट ही तो हम अपनी बीवी को देंगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है या नहीं है? ऐसा हो सकता है कि अब 10 दे दें? नहीं पॉसिबल है, जब तक हम खुद ना खरीदे। यस और नो? बस वही, इसी को बनिया बुद्धि कहते हैं, और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि mg एनर्जी दे रहा है क्योंकि उसका वर्क पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, आज तक तुमने बस वर्क को मैथ समझ के पढ़ा है, फिजिक्स समझ के पढ़ो। ये दे रहे हैं, इसमें से ये ले रहे हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? भैया जितना mg दिया उसमें से कुछ फ्रिक्शन ले लिया और उसको खर्च कर दिया। जैसे अंकुर सर 10 चॉकलेट तुम हमको दिए, 5 चॉकलेट लेगा अंकुर सर, फटाफट खा के भकोस गए। तो अब थोड़ी बोलेंगे कि चॉकलेट दो चॉकलेट दो, बोलेंगे कल सुबह मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो mg ने इतना दिया, फ्रिक्शन ने इतना लिया, जो बचा वो कहां जाएगा? स्प्रिंग में। बात खत्म। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ गया डी आंसर। रख के वैल्यू निकालिए, सारे वैल्यूज आपके सामने है। 0.4 मीटर आना चाहिए, 0.04 मीटर आना चाहिए। एक मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। 40 आ रहा है क्या? नहीं, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.04 आ रहा है बेटा। द आंसर विल बी, डी का वैल्यू आएगा 0.04 मीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर। के का वैल्यू देख, चेक कर। 100 तो नहीं ले लिया तूने, 1000 है। 100 ले लिया ना? बस समझ में आ गया हमको। 1000 लेना है के का मान। के का मान 1000 लेके सॉल्व करिए। ये आप लोग का होमवर्क है, आंसर आना चाहिए सबका। सबका आ गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करें। बहुत बढ़िया, तुम लोग को हम पागल भूत बना देंगे फिजिक्स का, देखते तो रहो। समझ में आ गया ना? अगला टॉपिक डाले स्प्रिंग मास सिस्टम। अगला टॉपिक डाले स्प्रिंग मास सिस्टम। बिलीव मी, कल अगर आज पूरी क्लास होती तो कल वर्क पावर एनर्जी खत्म हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, परसों खत्म हो जाएगा। परसों वर्क पावर एनर्जी खत्म हो जाए, देन वी विल मूव इनटू सेंटर ऑफ मास। यस, नॉर्मल का वर्क 0 ना हो? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा देता हूं। सपोज करिए बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, यहां ध्यान दो। जनरली बच्चे क्या मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि नॉर्मल का वर्क देखते ही 0 कह दो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो ये कार है और ये कार का पीछे वाला हिस्सा है, और ये कार जो है उसका जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है। म्यू इक्वल टू 0 लिख देंगे, समझ जाओगे ना? फ्रिक्शनलेस है। अब मान लो यहाँ कोई ब्लॉक है,
ब्लॉक दिख रहा है m मास का। अब मान लो ये कार की वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में, तो ब्लॉक की भी वेलोसिटी किधर होगी, आगे के डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी। अब बेटा ध्यान से सोच के बताओ, इस ब्लॉक को इस कार के साथ रखने वाला फोर्स कौन है। अगर ये वाला नहीं लगा हुआ होता और फ्रिक्शनलेस है फ्लोर, तो कार तो निकल जाता, ब्लॉक धम्म से वहीं गिर जाता। बोलो हाँ या ना। फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे जो कार के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक है उसको कार के साथ लेके जाने वाला कौन सा फोर्स है, जल्दी बताइए। नॉर्मल फोर्स ही तो है। तो नॉर्मल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो बताइए क्या नॉर्मल फोर्स इस मास पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि नॉर्मल फोर्स जान देखें उसका वर्क जीरो कर दिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी नॉर्मल लग रहा है, किसके किसके बीच का नॉर्मल, दीवार के बीच का नॉर्मल और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल। अच्छा यहाँ एक और नॉर्मल है, ऊपर की तरफ जो लग रहा है इसका वर्क जीरो है। तो जनरलाइज मत कर दीजिएगा, हो सकता है सर्सन रीजन में पूछ ले, ठीक है, और तुम्हारे जैसे गधे फंस जाए कि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। रीजन बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। प्लस 4 सोच क्या है, -1, -5 हो गया, नहीं -1 होता है तो टोटल 5 मार्क्स का नुकसान। क्यों गलत है, क्यों गलत है। जरूरी है हमेशा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के। इस केस में तो एक नॉर्मल पर पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो। तो इस नॉर्मल का वर्क अभी भी जीरो है, लेकिन इस नॉर्मल का वर्क है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा रटना नहीं है कि नॉर्मल जो है वो उसका वर्क हमेशा जीरो होता है। हाँ इस केस में जीरो है। गॉट इट और नॉट। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम अगला टॉपिक डालिए। अभी अभी एक कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसी कॉन्सेप्ट का काम है इसमें, स्प्रिंग मास सिस्टम। तुम लोगों ने मेरा कसम तुड़वा दिया यार, ना गाना गाने की कसम। अरे कुछ अच्छा नहीं होता है। देखो यार समझ लो, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, इधर ये जो है ये एक लाइट स्प्रिंग है। लाइट मतलब प्रकाश नहीं है, लाइट मतलब हल्का, मतलब जिसके मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्यों हल्का स्प्रिंग लेंगे, इसलिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग अपने ही वजन के वजह से नहीं फैल रहा है ना। जैसे अब हमको ले जाके अगर रस्सी से टांग दोगे कहीं, तो मैं अपने वजन के वजह से ही फैल जाऊंगा, यस और नो। लेकिन अगर वही हल्का फुल्का इंसान रहे तो तुम देखोगे एक हाथ पे टंग सकता है, यस और नो। हाँ जैसे व्योम कौन है, प्रियम। हाँ प्रियम एक हाथ से भी ऐसे पकड़ के टंग के एक्सरसाइज ऐसे कर सकता है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है। तो स्प्रिंग क्या है बेटा, हल्का है, ठीक है। अब इस हल्के स्प्रिंग पे मैंने एक m मास का गुटका मतलब ब्लॉक लटका दिया, ऐसे करके पिन जैसा हुक जैसा बना होता है, तो इसमें हुक ले जाके ऐसे फंसा दिया m मास का ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही इस हुक में फंसा दिया, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, mg नीचे, ऊपर कोई फोर्स है क्या, अभी ऊपर फिलहाल कोई भी फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ पे, और जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो वो किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाता है। हाँ अगर उसके नेचुरल लेंथ से तुम उसको डिस्टर्ब करोगे, लंबा करोगे तो छोटा होना चाहेगा, छोटा करोगे तो लंबा होना चाहेगा। समझ में आ गया ना, ताकि वापस से उसका नेचुरल लेंथ अचीव हो जाए। गॉट इट और नॉट। और जितना भी तुमने छोटा या लंबा किया है नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में, वही हाफ के एक्स स्क्वायर का एक्स है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। या के एक्स जो फोर्स है उसका एक्स का क्या मतलब है, एक्स इज डेविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मास लटका दिया, अब mg नीचे, ऊपर फोर्स क्या है, जीरो। पता एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। mg नीचे लग रहा है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। जो ही नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आया, वैसे ही क्या होगा, नीचे की तरफ स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्या होगा, स्प्रिंग लंबा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही स्प्रिंग लंबा होना शुरू हो जाएगा, अब स्प्रिंग का भी फोर्स आ जाएगा, यस और नो। तो अब ऊपर लग रहा होगा, मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्प्रिंग पहले से कुछ एक्स फैल गया होगा, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा,
के एक्स, और नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा एम जी। समझ में आ रहा है ना। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस मोमेंट इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स अपॉन एम। बोलो हाँ या ना। और आप यहां देख पा रहे होंगे कि ज्यो ज्यो एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे के एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे के एक्स बढ़ेगा एम जी माइनस के एक्स घटेगा, और जैसे जैसे एम जी माइनस के एक्स घटेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटेगा। यस और नो। मतलब पहले तेजी से, अच्छा कुछ गधे ऐसे होते हैं कि एक्सेलरेशन के घटने को ये समझते हैं कि अब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का बदलना पर सेकेंड। यस और नो। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कान खोल के बिल्कुल। एक्सेलरेशन घट रहा है इसका मतलब पहले प्रति सेकंड ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी बढ़ रहा था, अब प्रति सेकंड वेलोसिटी कम कम बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा ही है ना। नहीं आई मेरी बात समझ में। आगे तो जा ही रहा है, नीचे तो जा ही रहा है। पहले तेजी से गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन जा तो नीचे ही रहा होगा। बोलो यार। बहुत बढ़िया। एक समय आएगा बेटा एक्स के बढ़ते 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 एक समय आएगा कि के एक्स इतना बड़ा हो जाए कि एमजी को खा जाए। यस और नो। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि के एक्स बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाए जब एमजी और के एक्स बराबर हो जाए। जिस समय mg और kx बराबर हो जाएगा उस समय mg माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उस समय तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया के एक्स नॉट जो है ना वो कोई आम के एक्स नहीं है, वो खास के एक्स है। क्या के खास है इसमें कि के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्सपेंशन कितना आ गया होगा, एम जी बाई के एक्स आ गया होगा, और इस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम जी बाई के, हाँ सॉरी सर गलती हो गया, पागल कहीं की। चलो इधर एम जी बाई के आ गया ना एक्स नॉट। यहां से इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब देख यहां पे एक्सेलरेशन जीरो लिख सकता हूं ना मैं। यही आते के साथ क्लास में आज सबसे पहले समझाया था मैंने जब वो ब्लॉक वाला सवाल करा रहा था। तो अब समझना मेरी बात को ध्यान से। यही ब्लॉक को अगर मैं धीरे धीरे ला रहा होता, मान लो के एक्स के साथ एक मेरा नॉर्मल फोर्स भी होता, मेरे हाथ के द्वारा जो लग रहा है, मेरा हाथ जो इस मास को सपोर्ट कर रहा है वो क्या लगाएगा इस मास पे, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। वही अगर मैं इसको धीरे धीरे लाता, अब तुम बोलोगे सर धीरे धीरे कैसे आ रहा है, के एक्स तो कम है एमजी से। बेटा के एक्स जरूर कम है एमजी से, मेरा हाथ नॉर्मल दे रहा है ना। जो भी कम है उसको कौन कंपनसेट कर रहा है, मेरा नॉर्मल कंपनसेट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो मेरा जो नॉर्मल है वो लगातार इसको सपोर्ट बनाए हुए, जिसके वजह से ये धीरे धीरे आ रहा है। अगर ये धीरे धीरे आ रहा होता, फील करना, तो इस पोजीशन पे अगर हम जाके इसको छोड़ देते तो ये यही का यही रहता, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है और बहुत धीरे धीरे आ रहा था, मतलब यहां पे रुका हुआ रहेगा। गॉट इट और नॉट। फील आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पक्का। लेकिन वही मैंने इस बार क्या किया है, धीरे धीरे लाया हूं, एकदम से ऐसे हाथ हटा लिया, एकदम से हाथ हटा लिया। जाओ एमजी के भरोसे नीचे जाओ। गॉट इट और नॉट। उस केस में क्या ये यहां रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। पूछो क्या है, क्योंकि यहां पे अच्छा खासा इसके पास स्पीड आ चुका है। बोलिए हाँ या ना। और फोर्स भले ही जीरो, फोर्स भले ही जीरो, फोर्स जीरो से एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि अब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी नहीं। यस और नो। जो पहले से स्पीड है, वो पहले से जो स्पीड इसके पास ऑलरेडी है, उसके वजह से ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना। अब जैसे ही इससे नीचे गया, यहां पे तो के एक्स एम जी बराबर था, अब इससे अगर नीचे जाएगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, के एक्स बड़ा हो जाएगा। नहीं समझे, पहले के एक्स छोटा था, एम जी बड़ा था, अब धीरे धीरे नीचे गया तो क्या आ गया, एम जी के एक्स बराबर आ गया। अब इससे भी नीचे जाएगा, सोचो जब एक्स नॉट पे ही के एक्स और एम जी बराबर हो जा रहा है, तो इसका एक्स तो इससे बड़ा है। बोलो यार। तो अगर इससे बड़ा कुछ भी एक्स लेंगे तो के एक्स भी बड़ा होगा, यानी ऊपर का फोर्स बड़ा हो गया नीचे के फोर्स के कंपैरिजन। यस और नो। तो अब नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे या ऊपर, ऊपर होगा, जिसके वजह से अब इसकी स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी। घटते घटते जीरो होगी कुछ देर बाद, मतलब मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर हमसे कोई पूछे कि इससे जस्ट ऊपर क्या रहा होगा, तो इससे जस्ट ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा। क्यों एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा, क्योंकि अब के एक्स माइनस एम जी बाई एम पढ़ रहे हैं हम एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना। ये उल्टा गाय हो गया भाई, ये उल्टा गाय हो गया, काय हो गया, क्योंकि अभी तक एम जी बड़ा था के एक्स से,
यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। अब kx बड़ा mg से, नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो रे। आया तो तुम mg माइनस के एक्स ही लिखो ना, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऐसे नहीं ऐसे है। अब खुद सोच, चल रहा है बॉडी ऐसे, देखो इधर चल रहा है बॉडी ऐसे और एक्सेलरेशन है ऐसे, बता स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी ना। घटते घटते कभी जाके जीरो होगी या नहीं होगी? लो हो गई जीरो। जिस मोमेंट पे स्पीड जीरो होगी, क्या हम इसी एक्सपेंशन को मैक्सिमम एक्सपेंशन कह सकते हैं? निकाले कैसे मैक्सिमम एक्सपेंशन? मैक्सिमम एक्सपेंशन निकाले कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, जब यहाँ पे तुमने ब्लॉक को छोड़ा था तो इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। फेंका थोड़ी है, बस छोड़ दिया अपने वजन के भरोसे। फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 0। अब मैं लगाने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे दो चीजों ने वर्क किया है, ग्रेविटी ने और स्प्रिंग में। तीसरा और कोई फोर्स है? नहीं है। जल्दी बताइए। तो सबसे पहले ग्रेविटी का वर्क बताइए। तो mg x मैक्स, बोलो यार। अगर ये x मैक्स नीचे आया है तो mg x मैक्स ये दिया है, क्योंकि फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। लिया कौन है? -12 के एक्स मैक्स स्क्वायर, ये लिया है भैया। ये दे रहा है, ये ले रहा है, लेके ये स्टोर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? इसके फैलने की वजह से तो होगा, बोलो यार। और इसको क्या कर दो? 0 माइनस 0, तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी पता कैलकुलेट करके? 2mg/k। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है, कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। कैसे खूबसूरत है सर? mg/k पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन यहां रुकेगा रुकेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे रुकेगा, और वो क्या है? एक्सपेंशन 2mg/k। अच्छा, अगर इसको स्लोली स्लोली ला रहे होते और तब मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछते तो x0 ही हो जाता मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर बॉडी को स्लोली स्लोली ला रहे हो तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? mg/k। और एकदम से छोड़ दिए हो तो क्या होगा? 2mg/k। क्या समझ में आ गया? पक्का? चलो देखो इधर, ये सवाल था हमारा कि ये ऊपर चढ़ा है, ये छल्ला नीचे आया है। जब छल्ला नीचे आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड लगातार बढ़ते जा रही होगी। क्यों स्पीड बढ़ रही होगी? स्पीड क्यों बढ़ रही होगी? कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? गए वो दिन जब हम फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी का बढ़ना और ये सब बातें करें, अब वो दिन गए। ठीक है? अब अपन वर्क पावर एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, कम से कम इस चैप्टर में तो कर ही ले। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं कि यहां से जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। फ्रिक्शन है नहीं तो डिसिपेट होगा नहीं एनर्जी, तो एनर्जी जाएगा कहां? सारा का सारा काइनेटिक में जाएगा, और सारा का सारा काइनेटिक में जाएगा तो जो जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी त्यों त्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी स्पीड बढ़ेगा। समझ में आ गया? सिंपल एंड क्लियर, ज्यादा फिलोसफिकल बातें नहीं करता मैं, सिंपल एंड क्लियर। भाई पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बात खत्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तुम लोगों को समझ में आया रे? जो कैमरे के उधर है, आवाज नहीं आया यार। अच्छा थोड़ा लेट जाता है, लो है ही थोड़ा, बस बस बेंच नहीं। हाँ देखो इधर, ध्यान से देखो इसको। अब ये ऊपर चल रहा है बेटा, ये नीचे आ रहा है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सवाल में मैं क्या करूं, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूं। अरे हम तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा तो काम कर ही रहा है, तुम्हारा नहीं करेगा, तो एकदम स्क्रैच से चलते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि क्या आप लोग ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इस इंस्टेंट अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी v नहीं होकर कुछ v डैश होगा? कैसे पता? हमें लग रहा है कि यार ये दोनों वेलोसिटी सेम हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा तो सेम आ जाएगा, और अगर नहीं होऊंगा मैं गलत तो जो आएगा वो आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? बट डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि जिस वेलोसिटी से ये पाइप पे गिर रहा है उसी वेलोसिटी पे ये चल रहा है। क्या गारंटी दे सकते हैं हम लोग? नहीं दे सकते। तो अपन यूज करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन का। अब अगर ये ब्लॉक इस इंस्टेंट v से चल रहा है तो धागा भी कितने से चल रहा होगा? इस इंस्टेंट v से चल रहा होगा, बोलो यार। तो ये भी किधर जा रहा होगा? ये कितने से चल रहा होगा? ये v होगा, ये v होगा, ये v आ गया। यूं याद आया? अच्छा मैंने बोला था इस v को कभी ऐसे मत तोड़ना, याद है मैंने क्या बोला? जो सीधा है
उसको टेढ़ा थ्रेड के लॉन्ग तोड़ना, टेढ़े वाले को कभी सीधा मत तोड़ना। कंस्ट्रेंड मोशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बोला था, जाके आप लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं, नोट्स में भी लिखवाया था ये पॉइंट, ठीक है, कि टेढ़े वाले को सीधा नहीं तोड़ते हैं, सीधे वाले को टेढ़ा तोड़ते हैं, मतलब थ्रेड के लॉन्ग तोड़ते हैं। यस और नो? मतलब गलती से कोई गधा ये नहीं कर दे कि इसको वी लिख दे और फिर इस वी को तोड़ के वी डैश के लॉन्ग लिखे, ये काम मत करना। करना क्या है, तोड़ोगे किसको, वी को या वी डैश को? वी डैश को तोड़ेंगे। वी डैश नीचे की तरफ है। अब ध्यान से समझना, पहले तो मैं एंगल आइडेंटिफाई कर लू कि एंगल क्या है, ठीक है। ये वी डैश है मेरा बेटा, बोलो एंगल कैसे बताएंगे? ये एंगल जो होगा क्या वही ये एंगल होगा वर्टिकली से? पक्का? अच्छा, ये 1 मीटर अगर ऊपर चढ़ा है, अगर ये 1 मीटर ऊपर चढ़ा है तो ये थ्रेड भी तो 1 मीटर लंबा हो गया होगा, मतलब ये थ्रेड का जो लेंथ होगा ये मुझे 5 मीटर दिख रहा है। बोलो तुम्हें दिखा या नहीं दिखा? अब ये 4 है, ये 5 है, ओ हो, ये क्या होगा जल्दी बताओ? 3 मीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? पाइथागोरस है यार, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर इसको थीटा मान रहे हो तो थीटा, अगर इसको मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जिस पे एंगल बने वो बेस होता है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस तो तुमको पता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? अब ध्यान से सुन, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं वी को तोड़ू वी डैश के लॉन्ग या वी डैश को तोड़ू वी के लॉन्ग? वी डैश को तोड़ूंगा वी के लॉन्ग, याद है ना? जो सीधा है उसको तोड़ा जाता है धागे के लॉन्ग, है ना? तो वी डैश नीचे की तरफ है, वी इस लाइन पे है, तो वी डैश को मुझे इसके लॉन्ग तोड़ना, ऐसे तोड़ना, ऐसे तोड़ना। कैसे करेंगे बताओ? वी डैश कॉस थीटा दिख रहा है तो बहुत नहीं, हाँ वी डैश को तोड़े ना, इसको वी डैश माना है, राइट। वी डैश कॉस थीटा इज वी, सही है ना? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेटा वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू वी। किसी को कोई संशय, परेशानी? पक्का? कॉन्फिडेंस पूरा है? अब ध्यान से देखो, वी किसकी स्पीड है? ब्लॉक की। वी डैश किसकी है? छल्ले की। समझ में आ रहा है ना? अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा। अगर मुझे पता है कि ये 3 है और ये 4 है, तो क्या मैं थीटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं? क्या आएगा थीटा? 53 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा की मान क्या लिख दूंगा मैं? 53 डिग्री लिख दूं। भाई इसमें कुछ नहीं है, ये शेयर बेसिक मैथमेटिक्स का यूज है, और ऐसा कोई तुमसे तुर्रम खा वाला बेसिक मैथ्स में नहीं लगवा रहा हूं। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू याद रख सकते हो तुम, ये बहुत बेसिक है, इतना तो मैथ्स आएगा ही। अब तुमको साइन 30 कॉस 30 साइन 37 कॉस 37 भी नहीं आता है तो उसका कोई उपाय नहीं, तुमको वो वैल्यू रटना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार हुआ तो वो समझेगा बायो का बच्चा है, तो वो हिंट में साइन 53 की वैल्यू दे देगा। ये एक्सपेक्ट मत करना कि कॉस 53 की देगा, वो कोई एक दे देगा, या तो हो सकता है tan 53 दे दे। बाकी तुम अपने आप साइन और कॉस कैलकुलेट कर सकते हो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, 53 डिग्री आ गया। तो मैं लिख सकता हूं कि वी डैश कॉस 53 डिग्री इक्वल टू वी। इसमें किसी को कोई संकट, कोई संशय? पक्का? कॉस 53 का वैल्यू क्या होता है बेटा? सामने है तेरे, पर बेस बाई हाइपोटेनस 3/5। बोलो ना यार। तो वी डैश इंटू 3/5 इज इक्वल टू वी। समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे को वी डैश और वी में एक रिलेशन आ गया। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि वी डैश और वी में कैसे रिलेशन आया। कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता आ रही हो। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने पढ़ा था कि भैया अगर ये छल्ला वी डैश से चल रहा है तो इसका थ्रेड के लॉन्ग कंपोनेंट लिया जाता है, और थ्रेड के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। ठीक है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया। ये वाला सवाल था ना जिसमें ये छल्ला था, इसकी वेलोसिटी वी थी, ये ऐसे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा था, बोलो यार, और यहाँ पे एम था, और मैंने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यू बोली थी और बोली थी वी और यू के बीच में रिलेशन निकालो। ऐसा सवाल दिया था ना, तो मैंने क्या बोला था? जो सीधा है उसको थ्रेड के लॉन्ग तोड़ो, बोला था ना यार। जो सीधा है उसको किसके लॉन्ग तोड़ो? थ्रेड के लॉन्ग तोड़ो। तो ये क्या हो गया? वी कॉस थीटा हो गया। अब ये वी कॉस थीटा वी कॉस थीटा वी कॉस थीटा वी कॉस थीटा, यानी यू किसके बराबर होगा? वी कॉस थीटा के बराबर। याद आ गया कंस्ट्रेंट मोशन में? बस उसी चीज को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, बस इसी को ना ऐसे टेढ़ा कर दिया मैंने। अब देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा कि मास्टर कहना क्या चाह रहा है। बस ये हो गया हमारा सवाल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो मतलब ये नीचे है, समझ गया ना? एक ही बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि अब ये वी डैश है और थ्रेड के लॉन्ग क्या है? वी डैश। अरे भैया ये कहां से आ गया? वी डैश है और ये क्या आ गया? ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? वर्टिकली से थीटा, यानी वी डैश कॉस थीटा हो गया ना। और वी डैश कॉस थीटा किसके बराबर होगा?
v के बराबर। तो ये v डैश cos थीटा, 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 और ये क्या हो गया v। समझ में आ गया ना। और v डैश cos थीटा, cos का वैल्यू रखे और सब कुछ रख के मेरे पास v डैश और v में रिलेशन आ चुका है। क्या सब सारे बच्चों को ये स्टेप तक क्लियर है? उधर वालों को भी है? कैसे पता चलेगा? बेटा हाथ उठाओ, हाथ। हाँ, दिमाग तो होता ही है बे, लड़कियों में दिमाग लड़कों से ज्यादा होता है। चुप रहो तुम। चलो इधर देखो, वो बात अलग है। अब हम लगाने जा रहे हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ऐसा सवाल नीट में किसी जन्म में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हम समझा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से सुनिए अब कैसा आएगा। बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि जब ग्रेविटी का वर्क देखना तो बिना दिमाग लगाए सीधे हाइट देखना है, दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा कुछ बोला था। तो बेटा मेरे को तो सीधा दिख रहा है, ये 1 मीटर अगर है तो सीधा मैं 1, अच्छा फ्रिक्शनलेस है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑलरेडी मैंने कह दिया। तो मैं तो सीधा ये हाइट देखता हूं, ये हाइट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये हाइट देखता हूं मैं सीधा। ये हाइट बताना बेटा कितना है? 1। अच्छा ये एंगल दे रखा था ना 37 डिग्री। हाँ तो ये क्या हो गया? ये 1 है, ये 1 cos 37, ये 1 sin 37। 1 sin 37 का डायरेक्ट वैल्यू बता। डायरेक्ट वैल्यू 3/5 आ गया ना। 3/5 इंटू 1 भी 3/5 ही रहेगा, मतलब हाइट आ चुका है मेरा 3/5 मीटर। यस और नो? 8 लग रहा है ये, अब लग रहा है 5। हाँ 3/5 आ गया ना। अब ये कितना नीचे आया? 3। ये 3 आया। अच्छा अगर डायरेक्ट कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, क्या ये 1 मीटर चढ़ा तो ये 1 मीटर नीचे आया? तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 मीटर चढ़ा होगा ना बेटा तो धागा 1 मीटर लंबा हुआ होगा, मतलब हाइपोटेनस जो बन चुका है। पहले ये ऐसे था, व्हाइट वाला धागा शुरू में था, ग्रीन वाला धागा बाद का है। ये ग्रीन वाला धागा व्हाइट वाले से 1 मीटर लंबा होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, मतलब छल्ला कितना नीचे गिरा होगा? 3 मीटर। समझ में आया नहीं आया? ये छोटी छोटी गलती होती हैं एग्जाम में, बड़ी गलतियां नहीं होंगी, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो गया, तुम फैल जाओगे। तुम जल्दबाजी में क्या करोगे? एक चढ़ा एक गिरा, तुरंत गलत। क्योंकि जब ये एक चढ़ा तो धागा 1 मीटर छोटा हुआ, जब 1 मीटर इधर से धागा छोटा हुआ तो इधर 1 मीटर बढ़ा, तो 4 से 5 हो गया। तो ये 3, ये 5, ये 4। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, अब हम क्या लगाने जा रहे हैं बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। सब कुछ लिख लिया, सब कुछ अपना तैयार है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जितने फोर्सेस तुमको दिख रहे सबके वजह से वर्क डन लिख दो, और लास्ट में उसको क्या करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? सबसे पहले हम किसका वर्क डन देखेंगे? इसका वर्क डन देखेंगे। अच्छा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दे रहा है, ले रहा है? दे रहा है। क्यों? फोर्स ऊपर, सॉरी नहीं गलत बोल गया, फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। यस और नो? तो अगर बल नीचे विस्थापन ऊपर है तो बताइए एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। cos 180 मतलब -1। वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। पक्का? आंसर माइनस, बता जल्दी। 1 को से डायरेक्ट 10 लिख दूं? बेटा अपन टाइम पास नहीं करेंगे, mgh सीधा, समझ रहे हो ना? -10 आ गया उसमें mg इंटू हाइट 3/5। समझ में आया ना? वो गधों की तरह नहीं कि mg cos थीटा इंटू, ये सब नहीं करना है पागल जैसा, सीधे आंसर पे अटैक करना है ना? परफेक्ट स्कोर ऐसे ही तो आएगा रे। प्लस अगला बता इसका, ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। कैसे पता दे रहा है? mg नीचे लग रहा है, विस्थापन भी नीचे की हो रहा है, यानी वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर वर्क डन पॉजिटिव हो तो एनर्जी दे रहा है, और अगर वर्क डन नेगेटिव हो तो एनर्जी ले रहा है। बस इतना ही तो है, बाकी तो बनिया बुद्धि लगाओ, आंसर आ जाएगा सीधे। समझ में आ रहा है? लड़कों की क्लास रहती तो अलग ही जोश रहता है। बस इतना ही, आराम से आराम से आराम से बताइए जल्दी। यहां पे 2 इंटू 10 इंटू 3, बोलो समझ में आया? मतलब बेसिकली सिस्टम में हो क्या रहा है इस बात को फील करो। इतना एनर्जी दिया सिस्टम को और इतना एनर्जी लिया, मतलब बेसिकली 50 रुपए दिया, उसमें से 20 रुपए ये खा गया, तभी तो ये ऊपर आया, नहीं आया। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, चूंकि इसका हाइट बढ़ा है, ये एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती, ना एनर्जी क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती, तो एनर्जी आई कहां से? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा आया कहां से? कहां से आया? जो इसने वर्क किया उसी का एक हिस्सा इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया, बोला आया ना? जो बची हुई एनर्जी थी वो कहां गई?
वो उसको स्पीड देने में गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो ये गया, ये आया, जो बचा वो कहां? काइनेटिक एनर्जी में। बस तो आ तो गया तुमको सब कुछ। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये सवाल जो बना लेगा उसके लिए नीट का कोई भी सवाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक सकता। ओपन चैलेंज। ध्यान से देखो इधर। अब हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हम जितने भी सिस्टम्स देख रहे थे उसमें एक बॉडी मूव कर रहा था, यस और नो? इसमें दो दो चल रहे हैं साथ में, एक छल्ला एक गुटका। गुटखा नहीं रहे, बीमल छाप, गुटका नहीं बोला हूं, गुटका। हिंदी में ब्लॉक को गुटका बोलते हैं। नहीं, बीमल खा के आए हैं सर। चलो इधर देखो, सोमांश खाता है बीमल। हाँ देखो, यस सर भी कह रहा है। मारेंगे इतना मारना, पापा को बुला के उनके सामने ढूंढ देंगे। चलो इधर देखो। अब देखो बेटा, यहाँ दो सिस्टम में दो पार्टिकल्स है, दो एंटिटीज हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यस और नो? सबसे पहले किसकी बढ़ती दिख रही है? 1 kg की। 1 kg की पोटेंशियल भी बढ़ी है, काइनेटिक भी बढ़ी है। पूछो क्या है? पोटेंशियल तो गेन हुआ ही हुआ है हाइट बढ़ने की वजह से, प्लस यहाँ पे इसके पास स्पीड भी है। पहले इसकी स्पीड 0 थी, जब छल्ले को मैं रोका हुआ था पकड़ के, तो इसकी स्पीड क्या थी? 0 थी, तो काइनेटिक नहीं थी। जब मैंने छल्ले को छोड़ दिया तो ये नीचे आया, ऊपर आया। तो बता, इसकी सिर्फ पोटेंशियल बढ़ी है, काइनेटिक बढ़ी है, दोनों बढ़ी है। तो कुछ गधे ऐसे पढ़ाते कि पोटेंशियल इंटू काइनेटिक, काइनेटिक इंटू पोटेंशियल कन्वर्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना कि जब तक कोई जनरलाइजेशन मेरे मुंह से ना निकले, वो जनरलाइजेशन चाहे किसी किताब से पढ़ो चाहे किसी टीचर से पढ़ो, गलत ही है, क्योंकि उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन रहा होगा। और अगर एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो वो मैं बता दूंगा क्लास में। समझ में आ गया? 99% जनता यही पढ़ाती है कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, और काइनेटिक घटता है तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल बढ़ा तो काइनेटिक घटा, पोटेंशियल घटा तो काइनेटिक बढ़ा। यहां बताओ भाई, यहां क्या हो रहा है? यहां दोनों बढ़ रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? इसलिए फालतू की बात नहीं, ठीक है? हाफ, अब सबसे पहले 1 kg को पकड़ते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बता भाई वेलोसिटी उसकी क्या है? फाइनल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बच्चा यहां रुक जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि छल्ला भी चल रहा है। हाफ बता 2 एम, हाफ एम हो गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा। बोलो यार, वी क्या है? वी नहीं है, वी डैश है। तो वी डैश का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अरे सर यार, यहां तो फंस गए यार आपके चक्कर में। काहे बेटा ऐसे काहे बोल रहे हो? सर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वी है एक वी डैश है, और इक्वेशन एक ही है। दूसरा इक्वेशन है क्या अपने पास? दूसरा इक्वेशन पहले से फील्डिंग सेट करके रखता है मास्टर। समझ में आ रहा है ना? चीते की चाल, बाज की नजर और केशव त्रिवेदी के कॉन्सेप्ट पे संदेह नहीं करते हैं। हाँ बस 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 बस। इसीलिए डायलॉग नहीं मारते तुम्हारे क्लास में, तुम सारे हल्ला कर करके पूरा इंस्टीट्यूट सर पे उठा लेते हो। चलो इधर देखो, क्या आ गया जल्दी बता? -6 प्लस 60 दिख रहा है रे? -6 प्लस 60 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। एक काम करना, इतना कौन दिमाग लगा? वी स्क्वायर बाई 2 माइन प्लस प्लस वी डैश स्क्वायर 2 वी डैश स्क्वायर। चमका कैसे लिखा? 2 से 2 गया नहीं, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर थोड़ी है, सिर्फ वी डैश का स्क्वायर है ना, ये आएगा इक्वेशन, ठीक है? अब बेटा किसको एलिमिनेट करना चाहोगे? वी डैश को एलिमिनेट करना चाहोगे या वी को एलिमिनेट करना चाहोगे? वी डैश को एलिमिनेट करो, ये मेरा सजेशन है, जल्दी आंसर आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एक काम करो, तो वी डैश को वी के टर्म्स में लिखो। तो ये हमको दिख रहा है साफ साफ कि वी डैश जो होगा वो 5v/3 आएगा। बोलो हाँ या ना? और फिर इसको उठा के लाके यहां रख दो बेटा, और उसके बाद सॉल्व करो, आंसर निकालो फटाक से। आगे बढ़े, जल्दी नोट कर बे, इसको सॉल्व कर जल्दी फटाक से। अरे साइड कहां होके जाए दादा। 54 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 25 वी स्क्वायर बाई 9, 18 9 वी स्क्वायर प्लस 50 वी स्क्वायर इक्वल टू 54। तो क्या हो गया?
54 इंटू 18, सही तो है कैलकुलेशन बे, डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट 59 कर दे, समझ जाओ ना तुम, 59। मैं तो कह रहा हूं इसको 60 कर दो, अप्रोक्स 60 कर दो, खट 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 सब कट जाएगा। तो वेलोसिटी आ चुकी है आपके पास 4.2 मीटर पर सेकेंड। अगर बेटा v की वेलोसिटी आ गई 4.2, तो क्या v डैश हम निकाल सकते हैं? रख के जल्दी बताइए, 4 ही मान के निकालना, 20/3, 6 के आसपास। तो v डैश क्या आ गई? 6.6 आ रही है, 6.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारा v भी आ गया और v डैश भी आ गया। एक सवाल पूरा सॉल्व करवा दिया ताकि आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए। क्या किसी भी स्टेप पे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? फिर से मैं कह दे रहा हूं बेटा, इस सवाल को मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। इस पूरे सवाल की जान बस कंस्ट्रेंट मोशन है। ये मैंने v डैश माना है और ये हमारा धागा है। ये किस वेलोसिटी से आ रहा है? v से आ रहा है। मैंने सिंपली ये बोला था कि जो सीधा है उसको धागे के लॉन्ग टेढ़ा कर लेना। समझ में आया? धागा ऐसे है, अरे धागे को खींच दो ना, धागा ऐसे है और जो सीधा है उसको धागे के लॉन्ग तोड़ना। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या हो जाए जल्दी बता? v डैश कॉस थीटा। समझ में आ गया? इतना ही करना था। जो ये समझ गया उसके लिए पूरा इजी हो गया। किसी को कोई समस्या है यहां पे? आगे बढ़े बेटा, अगला लिखे टॉपिक, वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन। समझ में आ गया ना ये सवाल? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सवाल तुम जीवन में पहली बार किए हो, ठीक है, लेकिन करना जरूरी है। फिजिक्स अगर आसान बनाना है तो यही तरीका है फिजिक्स को आसान बनाने का। क्या लिखा भाई मैंने टॉपिक? वर्क डन बाय टेंशन। चलो पहले तो एक यूनिवर्सल लाइन लिख लो कि एक सिस्टम में, इंग्लिश में लिखवाऊं हिंदी में लिखवाऊं? इंग्लिश में, चलो ठीक है, सब अंग्रेज आए हमारे यहां। इन अ सिस्टम वर्क डन बाय टेंशन ड्यू टू ऑल स्ट्रिंग्स। वर्क डन बाय टेंशन ड्यू टू ऑल स्ट्रिंग्स। ऑल मतलब ALL, ऑल मतलब सारे, ड्यू टू ऑल स्ट्रिंग्स। वर्क डन बाय टेंशन ड्यू टू ऑल स्ट्रिंग्स will always be equal to 0, will always be equal to 0। इसको कुछ लोग NLM में ही पढ़ा देते हैं और यहीं से कंस्ट्रेंट लिखना सिखाते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट के लिए तुम आपको शानदार ट्रिक बता रखे हैं, अरे टीटी टूटी, याद है ना? तो हम वहां नहीं लिखवाते क्योंकि लड़का सबको वर्क बाय एनर्जी नहीं आता है, तो फिर उसको समझ नहीं आता कि क्या लिखवा दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनो। मान लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हो सकता है 10-15 धागे हो सकते हैं ना, सबके वजह से वर्क डन कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन सबका वर्क डन का जो नेट टोटल सम है वो हमेशा 0 आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। देखो धागा किसी भी चीज को अगर खींच रहा तो दो संभावना है। देखो टेंशन जो है वो तो बॉडी से हमेशा अवे लगता है, ये तो तुमको पता है। हम धागा बांध के किसी चीज को खींच सकते हैं, लेकिन हम धागा बांध के किसी चीज को धक्का नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंशन हमेशा बॉडी पे पुलिंग फोर्स लगाता है, खींचने वाला। पुलिंग स्त्रीलिंग वाला पुलिंग नहीं है, पुल वाला पुलिंग। पुल मतलब खींचना, पुश का उल्टा पुल, ठीक है ना? तो पुलिंग फोर्स हमेशा लगाता। इट कैन नॉट अप्लाई पुशिंग फोर्स। समझ में आ गया? अब यहां पे दो संभावनाएं बनती हैं बेटा। पहली संभावना, संभावना नंबर 1, संभावना नंबर 1 यह है कि बॉडी भी ऊपर जा रहा हो। क्यों ऐसा नहीं होता कि टेंशन ऊपर है, बॉडी का भी एक्सेलरेशन ऊपर हो और वेलोसिटी भी बॉडी की ऊपर हो सकता है। तो अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स भी ऊपर, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? और अगर दूसरी संभावना हम देखें तो ये भी हो सकता है कि टेंशन ऊपर हो परंतु बॉडी नीचे जा रहा हो। समझ में आया नहीं आया?
इस केस में वर्क डन क्या हो गया, इसमें वर्क डन नेगेटिव हो गया। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, एक चीज को फील करना, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो यहां टेंशन एनर्जी दे रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो तो जो एजेंट है, अच्छा एजेंट हम किसको बुलाते थे, जो फोर्स लगा रहा है जिसके वजह से वर्क हो रहा है उसको एजेंट कहते थे। तो यहाँ एजेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, टेंशन। समझ में आया ना, टेंशन फोर्स ही तो लग रहा है भाई, तो उसी का वर्क देख रहे हैं ना। किसका वर्क लिखे हैं यहाँ हम, टेंशन का ही वर्क लिख रहे हैं ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे टेंशन का वर्क क्या है, पॉजिटिव, मतलब एनर्जी दे रहा है, और यहाँ टेंशन का वर्क क्या है, नेगेटिव, मतलब एनर्जी ले रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, स्प्रिंग के साथ क्या होता है कि स्प्रिंग को तुमने खींच दिया, उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, छोड़ोगे बाद में काम आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बाद में उसको काम में ले सकते हैं ना। माउजर का क्या होता है मैकेनिज्म, माउजर एक तरह का गन होता है, उस गन का क्या मैकेनिज्म होता है, आप देखते होंगे पीछे ऐसे खींचते हैं पहले और उसके बाद फिर ट्रिगर चलाते तो गोली निकलती है। ठीक है, तो उसमें जो पीछे खींचते हो तुम, तो पीछे क्या खींच के कर रहे होते हो, थोड़ा हिंसक एग्जाम्पल हो गया क्या, कंटिन्यू करें ना। जैसे ही तुम इसको खींचते हो वो स्प्रिंग दब जाती है, और उसके बाद स्प्रिंग के आगे लगी होती है हैमर, और हैमर के सामने होती है बुलेट। इसको रिक्वायलिंग में हम पढ़ाएंगे अभी आगे, जब मोमेंटम और कोलिजन पढ़ाएंगे तो वहां गन का रिक्वायल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही तुम उसको खींचे उसमें स्प्रिंग दब गई और उसके सामने बुलेट है। अब वो जैसे ही तुम ट्रिगर दबाते हो, उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इस तरह से फंसा हुआ है, जैसे ही तुम ट्रिगर दबा ये हटा और हैमर जाके गोली पे मारती है ऐसे खट्ट से। समझ में आ गया? गोली के पीछे बारूद भरी होती है, जिसके वजह से उस बारूद में लगती है आग और गोली की स्पीड आ जाती है हाई। कुछ स्पीड तो चोट के वजह से आती है और कुछ स्पीड आग के वजह से आती है, मतलब गोली गोली नहीं, छोटा सा रॉकेट की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया? अच्छा, उसका जो पार्ट में बारूद भरा हुआ था अब वो पार्ट निकल जाता है, उसी को अपन खोखा कहते हैं। इस साइड में देखोगे गन चलता तो साइड में खोखा गिरता है, तो उसमें क्या था, वो बुलेट का वो पार्ट था। तुमको लगता है बुलेट इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी थोड़ी होती, बुलेट तो इतनी बड़ी होती है, इतने पार्ट में तो उसके बारूद भरा होता है, उस बारूद की वजह से वो आगे जा रही है, रॉकेट प्रोपल्शन हो रहा है, यस और नो। और जो खोखा था वो बाहर गिर गया। मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, अब अगर हम इस चीज को यहां अप्लाई करें, यहां पे जो हैमर ने मारा वो किसके वजह से मारा, स्प्रिंग के वजह से मारा। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड थी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, जिसको किस में कन्वर्ट किया गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो स्प्रिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या धागे में ऐसी कोई फैसिलिटी है बेटा, तुमको दिख रहा धागे में ऐसी कोई फैसिलिटी कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख सकता है? जब धागा अपने अंदर एनर्जी स्टोर ही नहीं कर सकता है तो इसने एनर्जी दिया कहां से, सवाल पहला ये उठा। तो जरूर अगर कहीं से दे रहा है तो कहीं से ले भी रहा होगा, इसलिए नेट पूरे सिस्टम के लिए जब भी जोड़ोगे तो जीरो आना चाहिए, और जीरो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं तुमने कुछ गलती की है। क्या मेरी बात क्लियर है? बेटा धागा में एनर्जी स्टोर थोड़ी होता है, अगर धागा या रस्सी में एनर्जी स्टोर रहने लग जाए तो पता चले कि मजदूर अगर रात भर रस्सी लगा के काम करे, मकान बनाए, और फिर बाद में रात में जब उस रस्सी को लपेट के रख दे तो उसमें एनर्जी स्टोर होने की वजह से रात में अपने आप रस्सी खड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ाने दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो धागे में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता है, इसीलिए धागा जितना लेगा उतना देगा। समझ में आ गया? ताकि नेट वर्क डन जीरो रहे। समझ में आ गया? आगे बढ़ रहे हैं, अब ध्यान से इधर देखिए, इसको रफ में चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, करेगा कॉपी? अच्छा चलो समझ तो गई हो तुम लोग। अब तुमको एक सिंपल सा केस हम बताएंगे, बहुत ट्रिवियल केस है। बहुत बेकार बच्चा है रे तू लोग। क्या हम लोग ये सिस्टम पढ़ चुके हैं? इसका नाम क्या था बताओ?
एटवुड मशीन, हाँ पढ़े लिखे लोग इसको एटवुड मशीन कहते हैं और गंवार इसको मास पुली सिस्टम कहते हैं। हाँ, और जो ज्यादा ही पढ़े लिख जाते हैं वो कहते हैं जो लटक रहा है उसको पटक दो। हम तो यही कहते हैं जो लटक रहा है उसको पटक दो आंसर। कौन टेंशन टेंशन इक्वेशन इक्वेशन लिखेगा, यस और नो? बताओ भाई, यहां क्या आएगा? टेंशन, यहां क्या आएगा? टेंशन, ठीक है ना? एक्सेलरेशन निकालिए फटाक से सिस्टम का। यहां m2g, यहां m1g। ट्रिक याद है सबको? मम्मी ने दी m2g, लास्ट में बचा m1g। कितने में शॉपिंग हुई है जल्दी बताएं, जल्दी बता रहे। a इक्वल टू m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। किसी को कोई समस्या है? मैं मान के चल रहा हूं कि ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है मैंने? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? एनएलएम चल रहा है, ठीक है ना? देखते जाओ। अब हम इसके परकच्चे उड़ाने वाले हैं और तुम थोड़ी देर बाद शॉक में आने वाले हो कि क्या चल रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखो सबके दर्द निकल आए हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? भाई ये नीचे एक्सेलरेटेड है, ये ऊपर एक्सेलरेटेड है, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। अच्छा, अगर ये नीचे x चल चुका है तो ये ऊपर कितना चला होगा? x ही चला होगा, क्योंकि थ्रेड सेम है, इनएक्सटेंसिबल है, खिंचा तो जा नहीं सकता, तो टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इधर x बढ़ा है तो उधर x घटना पड़ेगा। इसको लेंथ कंस्ट्रेंट कहते हैं। कुछ नहीं, बस कॉमन सेंस की बातों का नामकरण कर दिया गया है। समझ में आया ना? आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहां वर्क डन बाई टेंशन बताइए तो बेटा। तो मुझे दिख रहा है टेंशन इज इंटू एक्स, यहां पॉजिटिव, और यहां टेंशन क्या है? टेंशन का वर्क यहां क्या है? टेंशन इंटू एक्स। दोनों जगह वर्क निकाल रहा हूं मैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? अभी देखते जाओ, ये 2 के लिए लिख रहा हूं, ब्लॉक नंबर 2 के लिए, और ये ब्लॉक नंबर 1 के लिए। देखते जाओ अभी बस। बता भाई क्या आएगा? ये टी एक्स कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना, टी इंटू एक्स, जहां टी एक्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। वेक्टर में सुना होगा कि ए डॉट बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, सुना है ना? टी एक्स, वेक्टर का साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। टी एक्स बता जल्दी, कॉस क्या है इस केस में? टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल 180। बता जल्दी, कॉस 180 क्या आ गया? जल्दी बता। माइनस टी एक्स आ गया। अच्छा यहां बता, ब्लॉक 2 के लिए बता, टी एक्स कॉस 0 डिग्री आ गया। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, टी की वैल्यू सेम है? सेम थ्रेड सेम टेंशन। क्या हमने टी का वैल्यू भी निकालना सीखा है? कैसे निकालते हैं? m2g माइनस m2a, ए की वैल्यू रख दे, आंसर आ जाए फट से। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो टी भी सेम है, एक्स भी सेम है, मतलब tx और tx सेम होगा, परंतु एक अंतर है, एक प्लस में है एक माइनस में। बता नेट वर्क डन क्या हो गया? नेट वर्क डन क्या हो गया? 0। क्या नहीं, मैंने प्रूफ कर दिया कि नेट वर्क डन बाई टेंशन 0 होता, और तो होना ही था, क्योंकि भैया एक तरफ से जितना देगा उतनी तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का। या यूं कह लो कि एक तरफ से अगर ले रहा है तो दूसरे तरफ से देना पड़ेगा, क्योंकि धागा कभी एनर्जी घर नहीं ले जाता। अगर घर ले जाता होता तो दिन भर अगर हम इस एटवुड मशीन से काम करवाते तो रात को पता चलता ये धागा अपने आप इसमें टेंशन आ गया, जो कि नहीं आ सकता है। छापो, बड़ा नालायक हो यार। तो भैया टेंशन का वर्क डन सिस्टम में हमेशा 0 होता। ये बात आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो गया या नहीं हो गया कि भैया जितना लेगा उतना देगा। इसीलिए आज के बाद कोई इस तरह का सिस्टम रहे और वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लगा रहे हो तो टेंशन फोर्स का वर्क मत निकालना, क्योंकि तुमको पता है कि कहीं जहीं से आएगा तो उतना ही चला जाएगा, तो लिखने की जरूरत क्या? इक्वेशन में तो सब कट कट आके 0 हो ही जाएगा। क्या मेरी बात फील हुई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं वर्क एनर्जी थ्योरम में टेंशन को कंसीडर ही क्यों करूं, जब वो जितना लेगा उतना दे ही देगा।
तो नेट तो जीरो है। यस, 1000 पुली लगा दो तब भी जीरो होगा बेटा, क्योंकि हमने अभी तुम्हें लॉजिक बताया कि टेंशन अपने घर कभी धागा नहीं लेके, अगर मैं 100 पुली से काम करवा लूं और धागा लेके जाऊं तो अपने आप वो धागा काम करने लगेगा? है सेम नहीं, अलग अलग धागा हो तब भी, सेम धागा हो अलग हो, अरे भाई अलग हो या सेम हो, धागा क्या एनर्जी अपने पास रख सकता है? तो नेटवर्क डन टोटल जीरो होगा, बात खत्म। समझ में आ गया? धागा अपने घर ना कोई एनर्जी ला सकता है ना घर से कोई एनर्जी लेके जा सकता है। इसका मतलब है कि धागा नो एज एनर्जी जोन में रहता है, वो जितना लेगा उतना वहीं पे देके जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, और मैं धागे का वर्क नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि एक का पॉजिटिव आएगा दूसरे का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर धागे को हटा दिया तो यहां एक लौता फोर्स कौन है? mg, ग्रेविटी। यस और नो? पता है ग्रेविटी का वर्क कितना है? यहां पे m2gx प्लस की माइनस दे रहा है ले रहा है? कैसे पता दे रहा है? फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे। समझ में आ गया? यहां बता प्लस माइनस होगा प्लस होगा, माइनस m1gx। समझ में आया? इक्वल टू क्या हो गया? m2gx प्लस माइनस m1gx इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां भी दो एंटिटी है, एक नहीं चल रहा है, दो दो चीजें चल रही हैं। यस और नो? तो दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे ना। अच्छा देखो कोइंसिडेंस, शुरुआत में दोनों ही रुके हुए थे। जब मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा था तो दोनों ही रुके हुए थे, और जब मैंने हाथ हटाया तो दोनों ही चल रहे हैं। अच्छा एक भी चीज मानते हो कि जिस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा होगा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आती है कि वेलोसिटी आती है? स्पीड आती है ना, यानी मैग्नीट्यूड से मतलब है या डायरेक्शन से मतलब है? तो जब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो ऊपर नीचे का कोई फर्क, मतलब हम चेंज इन काइनेटिक लिखने जा रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। एक के लिए, दूसरे के लिए भी सेम होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। एक बात बोलूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, वरना अगर जो थोड़ा दिमाग वाला होगा ना वो समझ जाएगा कि अलग अलग काहे लिख रहे हो भैया, खाली वेलोसिटी का डायरेक्शन ही तो अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर होता है और वी स्पीड होता है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जब हमको स्पीड ही लेना है, जब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही लेना है, तो फिर मैं अलग अलग क्यों मानूं? दोनों को mm2m मान ले। यहां से दिख भी रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाफ 2m वी स्क्वायर। अच्छा m1 m2 अलग अलग लिया है क्या? अच्छा, मासेस अलग है तो फिर तो अलग मानना पड़ेगा। अगर मासेस सेम नहीं मानते तो फिर 2m ले लेते। समझ में? सेम मानते तो 2m ले लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग अलग है ना, ये तो लिख ही सकते हैं। हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2, कोई समस्या? ये तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, छापिए। अच्छा, कुछ बच्चों को यहां संदेह आ रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ mg को देखा है, टेंशन को तो इग्नोर ही कर दिया। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि हमको पता है एक का लिखेंगे फिर बगल में दूसरे का लिखेंगे, वो कट के जीरो ही होने वाला है। तो अब हम ये चीज यहां नहीं हर जगह लगाएंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? हाँ हाँ, जनरलाइज्ड लाइन है, जनरल, ऑलवेज जनरल। चलो जल्दी करो, समझ में आ रहा है? कम बड़ी बात है। आराम से आराम से। मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं, अभी दिखेगा। 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 20 सेकेंड रुक जाओ बस। ध्यान देखो इधर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं इक्वेशन को। कर दूं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसी को कोई संशय? कर दो। m2g कांस्टेंट है भाई, m2 भी नहीं बदल रहा, g भी नहीं बदल रहा, dx बाई dt आ गया। ये की होबे, बात करते हैं, बाद में बात करते हैं इस पे। ये भी dx बाई dt आ गया। अच्छा, इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रुक जा 1 मिनट,
v को डिफरेंशिएट पहले 2v को v के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर v को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल समझ में आ गया ना? तो क्या होगा आंसर? 2v dv बाई dt। समझ में आ रहा है ये सबको? जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए यहां पे v स्क्वायर dv स्क्वायर बाई dt करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? पहले dv स्क्वायर बाई dv कर दो। तो बताओ भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या करता है? 2x आता है ना, उसका बगल में लिख देंगे dv बाई dt। अब देखो dv dv कट के यही बन गया, तो बस यही तो किया, dv स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2v, और ये बन गया dv बाई dt। बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक मिनट। अच्छा, dx बाई dt का मतलब क्या होता है? x बदलने का रेट समय के साथ। तो x किस रेट से बदल रहा होगा? जो वही होगा। नहीं आई बात समझ में? अरे जो बॉडी का वेलोसिटी होगा उसी रेट से तो x बदल रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? x के बदलने को ही तो v कहते हैं समय के साथ। dx by dt मीन्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ टाइम। यस और नो? तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये हमको दिख रहा है v, बोलो हाँ या ना। ये भी हमको दिख रहा है v, v कॉमन लेके काट दो, काट दिया, ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया dv by dt। एक मिनट, 2 से 2 भी काट दो, एक्सेलरेशन का वैल्यू बता भाई क्या आ गया? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। भाई साहब ये बंदा घुसता एनएलएम में है, निकलता वर्क पावर एनर्जी से है, और लास्ट में बोल देता है कि सब कुछ सेम है। बताओ अब वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं या न्यूटन्स लॉ? समझ गए? अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है, एक बार एसएचएम, वेव, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब पढ़ाने दो, रोटेशन, उसका जब 8-8, 9-9 चैप्टर को एक साथ रिलेट करवा देंगे। एक टेबल होगा, टेबल में ऐसे 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 तुम्हारे ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, ऐसे चैप्टर एक पेज में पूरा तुम्हारा फिजिक्स आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स, रुक जाओ अभी, बस जल्दी कॉपी करो। समझ में आ रहा है बे? अच्छा, एक बच्चा बोला सर जी हाँ हमको भी एक समस्या है। बोले बोलो। बोला सर हमको ना v का वैल्यू जानना है। हमने बोला कोई बात नहीं, v क्या होता है बेटा? तो v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2ax। सही लिखा है फॉर्मूला? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल। तो इनिशियल क्या था भाई? 0 था, तो v क्या हो गया? रूट अंडर 2ax। 2x ही तो होगा, a की वैल्यू क्या लिखोगे? a क्या है बे? एक्सेलरेशन क्या है? g है या कुछ और है? a है ना। ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जुड़ रहा है? g से या a से? a से गिर रहा है ना, वो a की वैल्यू लाके रख इधर। तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। तुम्हें आ गया समझ में यार? ईमानदारी से बताओ, छाप लो। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने यहां भी कुछ खेल किया है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कहीं से भी घुस के कहीं से भी निकल सकता हूं इन फिजिक्स। इस एक्सप्रेशन को देखो तो जरा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना भाई? ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिखा था ना ये। तो m2g माइनस m1g, x कॉमन ले लिया मैंने, कोई समस्या? और ये क्या बन गया? हाफ m1 प्लस m2 का इंटू वी स्क्वायर। दिख रहा है? ओहो 2 को उधर भेजो, m2g माइनस m1g इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2 का अंडर रूट। क्या यही मेरा v आया? अब तुम डिसाइड कर लो बेटा कि हम तुमको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एनएलएम पढ़ा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहे हैं,
या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। छाप लीजिए। समझ रहा है? ये सब के सब तुम्हारे ब्रेन में मैं कनेक्टिविटी डाल रहा हूं कि कैसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसे कनेक्टेड है। आज के बाद हम इतना दिमाग लगाने जाएंगे। काइनेमेटिक्स में पढ़े थे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बस ए की जगह ए नहीं, m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। कैसे निकाले भैया? आलू बेचो। वो क्या होता है भैया? टॉप सीक्रेट, वो नहीं बताएंगे। वो सीखना है तो केशव सर के पास जाओ। चलो, समझ में आ गया भाई? आशा करते हैं आपको वर्क डन बाय टेंशन की पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। जल्दी कॉपी करिए। टॉपिक डाले इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं बेटा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत मारेंगे इतना जूता। चलो चुप रहो। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। देखो, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, जब किसी भी साम्य अवस्था कहते हैं इसको, हिंदी में साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो, लेकिन चूंकि अभी हम सारे पार्टिकल को पॉइंट साइज्ड मान रहे हैं, अभी हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को नहीं पढ़ रहे हैं, सिंगल सिंगल पार्टिकल को पढ़ रहे हैं। अगर तुम नोट करो तो अभी तक जितने भी सवाल मैंने तुम्हें करा है उसमें कहीं भी पार्टिकल का साइज मैटर नहीं कर रहा है या उसका शेप मैटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइज या शेप कुछ भी हो, हम उसको एक पॉइंट मास मान रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन के बाद, अगला सेंटर ऑफ मास, वहां फिर हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को स्टडी करेंगे। फिर वहां हम समझाएंगे तुम्हें कि नहीं भाई, सेंटर ऑफ मास जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक है। और फिर हम रिजिड बॉडी में घुसेंगे, फिर वहां पे हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम टॉर्क की बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया? मतलब अभी हमारे लिए फिलहाल इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का मतलब होगा किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो, यानी वो एक्सेलरेटेड ना हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, तो समझ जाइएगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हो, मान लिया। नहीं, तुम्हारा क्लास बहुत घटिया है, ये एग्जांपल चेंज। अरे नहीं नहीं, तुम लोग हल्ला करोगे यार, हल्ला नहीं ना करोगे, ठीक है। तुम अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हो, ठीक है। मान लो सोमांश, मान लो, और ये अमृतपाल मान लो। क्या नाम है? अमृतो। अच्छा, अब याद रहेगा, अमृतो हो गया ना। अमृतो और सोमांश पार्क में घूम रहे हैं, ठीक है। अब मान लो बगल से कोई कमेंट करके चल गया मोटे। सोमांश को मान लो कोई मोटा बोल दिया, तो अमृतो को गुस्सा आएगा ना, मेरा दोस्त को मोटा काहे बोला, है ना। अब दो सिचुएशन बनते हैं इसमें। एक तो ये हुआ कि अमृतो वहीं लड़ाई करने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, मारे जूता निकाल के मारने लग जाए वहीं पे। फिर वो भी मारेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये उनकी पिटाई करेगा तो वो भी पिटाई करेंगे, इसका सरवर फोड़ दे, चश्मा तोड़ दे, ये उनका मुंह फोड़ दे। तो बताओ, तुम अमृतो को स्टेबल बोलोगे या अनस्टेबल बोलोगे? ठीक है। और वही अगर अमृतो थोड़ा समझदार होगा तो क्या कहेगा? तो मांश को भाग जाएगा, उसको कुछ और कहते हैं। ठीक है। अमृतो क्या करेगा? अमृतो होशियारी करेगा। अमृतो ये बोलेगा कि सोमांश एक काम करो, तुम घर जाओ। ऑटो बुलाएगा, बोले इसको घर लेके जाओ भैया, हमको एक जरूरी काम आ गया है, हम निपटा के आते हैं। समझ रहे हो ना? और फिर आएगा और फिर इनसे झगड़ा करे। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? स्टेबल इंसान कहेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, जो सिचुएशन देख के भावनाओं में बह के डिसीजन लेता है
वो अनस्टेबल इंसान होता है। और जो सिचुएशन मतलब खराब होने पे भी भावनाओं में न बह के सिचुएशन को समझ के तरीके से हैंडल करता है, वो स्टेबल इंसान होता है। बस यही अंतर है, स्टेबल और अनस्टेबल का अंतर यही है। और स्टेबल इंसान को ही भगवत गीता में साधु बोला गया, कि जो बाहरी चीजों से इफेक्ट ना हो वही साधु है। समझ में आया? तो साधु मतलब वो नहीं जो जंगल में जाके तपस्या कर रहा है ना। साधु मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में भी खुद को एडेप्ट करना जाने, सबके वेलफेयर के लिए, अपना भी वेलफेयर और लोगों का भी वेलफेयर, तो वो साधु होता है। मतलब बाहर से कोई आके डिस्टर्ब कर दिया, कुछ थोड़ा सा बोल दिया, तुम भड़क के एक्शन कर लिए, तो तुम अनस्टेबिलिटी की निशानी है। समझ में आया? जब तुमको आगे कोई बोलेगा सर जी पथरी है, और तुम सीधे पेट चीड़ दिए, और पता चला कि पेट चिड़ने के बाद पता चला कि गैस था, एसिडिटी से दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा स्टेबल रहना है। इसलिए पढ़ाया जाता है फिजिक्स, वरना मेडिकल वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाए? सिर्फ दिमाग डेवलप हो इसके लिए फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो सिंपल सी बात है। अब अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मैकेनिक्स में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एजेंट है जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो रुके हुए चीज को चला देता है या चलते हुए चीज को रोक देता है? फोर्स है ना। कहीं भेड़िया जैसा गाय कर रहा है रे, सीधा बोल। फोर्स है ना। अब सुन ध्यान से, अब वो एलिमेंट हमारे मैकेनिक्स में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट का काम करता है वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स तो लगेगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो हमेशा रहेंगे तुम्हारे लाइफ में, चाहे तुम कहीं चले जाओ। समझ में आ जाए? अब जो उस फोर्स से डिस्टर्ब हो जाता है वो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हम किसी से डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे ये हम डिसाइड करते हैं। समझ में आया ना? अपने मूड का कंट्रोल, अगर अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। अगर तुम्हारा अपना कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुम जानवर से भी बदतर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अगर फोर्स लगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो फोर्स के साथ बह जाएगा, सिचुएशन में बह गया। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स लगने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आ गया? अब सिंपल सा बात बता रहे हैं भाई, सिंपल सा है, ध्यान से सुन। अब इस चीज को हम वर्क पावर एनर्जी से रिलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ। नेट फोर्स क्या होता है बेटा? किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम नेट फोर्स होता है। वेक्टर सम क्यों बोला? वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? तो नेट फोर्स ये है। अब नेट फोर्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये क्या निकल के आ जाता है बेटा? वर्क निकल के आ जाता है। पक्का ना? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से? कंजर्वेटिव है। तो जो वर्क डन होता है वो किस में जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाता है, यस और नो? जिसका मैंने आपको सीधा सीधा डेफिनेशन बताया था कि छोटा सा वर्क है और इसका नेगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको याद है? नेगेटिव क्यों ले रहा हूं बेटा मैं? नेगेटिव साइन का मतलब समझाया था ना, माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये ले रहा है एनर्जी तो पोटेंशियल घट नहीं बढ़ रहा है, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाए। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये माइनस साइन हमेशा लेना है। बोला था या नहीं बोला था? बहुत बढ़िया, बस इतना ही तो करना था। डी ले रहे तो इंटीग्रेशन हटाओ, हट। डी ले रहे ना बे, डेल्टा यू लेते तब ना इंटीग्रेट करना पड़ता, हम तो डी ले रहे, छोटा सा चेंज। अच्छा, डीएस भी देखने में सुंदर नहीं लग रहा है हमको, आर लिख दे, अलग अलग चीज होता है क्या? अरे डिस्प्लेसमेंट को डी आर बोल रहा हूं भाई, क्या दिक्कत हो गया? आर पोजीशन वेक्टर होता है, डी आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनना, एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट क्या हो गया? रुक जा, जल्दीबाजी में मत रह। कॉस 0 डिग्री
क्योंकि मैं मान रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो cos 0 1 हो गया और ये क्या आ गया, du आ गया। तो अब डायरेक्ट मैं नहीं कराता हूं इसीलिए, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, डेरिवेशंस के सारे सर्कमस्टांस उसको याद रहा करे। du बाई डी आर दिख गया, बस यही हमको समझाना था बेटा। मतलब नेट फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, माइनस साइन के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम या विथ प्लेस, विथ प्लेस, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, जगह, लोकेशन, एड्रेस, यस और नो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन इज कॉल्ड नेट फोर्स। और माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। जितनी भी बातें बोली गई सब अपनी भाषा में लिखिए और ये भी नोट करिए। इस बार आया है, जो पढ़ा देंगे उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। देखो बेटा, एक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस होता है, एक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होता है। तो मल्टीपल वेरिएबल वाला कैलकुलस आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिखा रहे हैं वो समझ लो ध्यान से, ठीक है। देखो, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इसको ऐसे नहीं लिखना पसंद करते हैं, बोलते हैं ना ये बढ़िया नहीं लगा, मजा नहीं आ रहा, वो ऐसे लिखते हैं, माइनस ऐसे। इसका, इस साइन का नाम पता है सबको, ग्रेडियंट ना, मारे इतना मारे, इसको ग्रेडियंट नहीं कहते, ग्रेडियंट इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को कहते हैं। मैंने सिंबल का नाम पूछा है, डेल्टा नहीं कहते, डेल्टा तो ये हुआ रे, इसको कहते हैं नाबला, नेवला नहीं, नेबला, 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 नाबला भी कहते हैं, नेबला। हाँ हाँ, बिंगो मैड एंगल्स बहुत मार मारेंगे, तो इसको नेबला कहते हैं। अच्छा, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो इसको ग्रेडियंट ऑफ यू लिखते हैं। अब ग्रेड का क्या मतलब होता है वो हम समझा देते हैं तुम लोग को। ग्रेड मतलब बहुत सिंपल सा है कि एफ वेक्टर, अब मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले ले रहा हूं, आई कैप प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। अच्छा, डेल्टा इसको नहीं पढ़ते हैं, डेल भी नहीं पढ़ते हैं, इसको डो पढ़ते हैं, डो, डो, हाँ, डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड, ठीक है ना, डो पढ़ते हैं, डीएचओ, डो। दो नहीं है, डो है, डो, ड, डेल्टा यू बाई डो यू बाई डो जेड, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो गलत पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है, छापिए। इसका मतलब ये होता, अच्छा डेल, अच्छा अभी तक तो हम डी यू बाई डी एक्स सीखे थे सर, ये डो कौन सी बला है, इसको कहते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब करेंगे हम यहां भी अवकलनी, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ में आ गया। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके अलावा कोई वेरिएबल दिख भी रहा है ना, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो। क्या बोला मैंने, इस लाइन को कहीं लिख लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, लिखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अच्छे से लिखिए, कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा, अतिरिक्त मत लिखना तुमको समझ में नहीं आएगा, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल हैं, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल हैं, अंग्रेज मत बन, चुपचाप हिंदी में लिख, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल हैं उनको हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। क्या करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। मतलब तुम्हारे लिए वेरिएबल होगा, हमारे लिए कांस्टेंट है। गॉट इट,
बहुत बढ़िया। इसको उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। कैसे करेंगे चिंता मत करिए, मेरे साथ सवाल कराएंगे तो अच्छे से समझा देंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है? बस सुनते जाओ कहानी की तरह। कैसे करना वो मुझे ऐसे भी पता है, कितना भी थ्योरी पढ़ा ले जब तक सवाल नहीं कराएंगे समझ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ एफ वेक्टर है, यहाँ डी यू बाई डी एक्स आई कैप है। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ हमसे झगड़ा कर सकते हैं कि सर आपने बोला था माइनस लगता है। बेटा हम ऑलरेडी माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो कुछ किताबों में तुमको माइनस 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 दिखेगा, ठीक है? तो समझ जाना कि वहां माइनस कॉमन नहीं लिया गया है, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो सबको प्लस की तरह लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा क्योंकि u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां, इसलिए क्या आया आई कैप। u को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो j कैप, u को z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k कैप। इसको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है और वेरिएबल एक नहीं कई है, तीन है, x भी है, y भी है, z भी है। x भी बदल रहा होगा, y भी बदल रहा होगा, z भी बदल रहा होगा। परंतु जब मैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो yz को भूल जाऊंगा, जब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो xz को भूल जाऊंगा, और जब मैं z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो xy को भूल जाऊंगा। अब कैसे भूलते हैं, क्या करते हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख, इसको देख के ना हमको कोई याद आ गया। इधर देख, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, याद आया? अब हम यहां से सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या? एफ एक्स क्या हो गया जल्दी बताओ? माइनस डो यू बाई डो एक्स। एफ वाई क्या हो गया जल्दी बता? माइनस डो यू बाई डो वाई। और एफ जेड क्या हो गया जल्दी बता? माइनस डो यू बाई डो जेड। जल्दी छापो। कितना सही चीज है ना? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो वर्क आ जाता है। वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। अरे जो कार्य हुआ है वही तो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, यस और नो? और अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स आ जाता है। क्या बोला, समझ आया? फोर्स को इंटीग्रेट करने पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से वापस से फोर्स आ जाता है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो रहे हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। यानी यहां जो ऑपरेटर होगा वो dt नहीं dr होगा, या dx होगा, या dy होगा, या dz होगा। समझ में आ गया? dr होगा, समझ में आ रहा है ना? और कुछ नहीं हो सकता, dt नहीं होगा क्योंकि t मतलब टाइम। गॉट इट? बहुत बहुत धन्यवाद। छापे जल्दी। छप गया? तुम लोग मेरा नाम रोशन करेगा। अरे सुनो बे इधर गधो। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाए थे ना बे तुम लोगों को? बस बस हो गया। ना भी पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ा चुके हैं तो और अच्छा है। ध्यान से सुनना बस, खासकर जो नए बच्चे हैं। ध्यान से देखिए इधर बेटा, सारे बच्चे यहां ध्यान दे। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। करूं? किसी को कोई समस्या? ठीक, एक से समझा देंगे, सारे समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने रैंडम मान लिया। अब पैराबोला अलग पढ़ाऊं, बाकी सारे स्ट्रेट लाइन अलग पढ़ाऊं, कौन इतना मगजमारी करे? एक बार में समझा दिया, सब समझ में आ जाएगा। देखो इधर, ओए इधर देखो, ध्यान से समझना बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। सपोज करिए एक अपने पास कढ़ाई है। कढ़ाई समझते हो? इसमें सब्जी पकाते हैं, समझ रहा है ना? कढ़ाई बोलते हैं ना यहाँ भी, कि कुछ और बोलते हैं? कढ़ाई बोलते हैं ना, बस बस कढ़ाई बोलते हैं। वन नेशन वन लैंग्वेज, ठीक। अब इस कढ़ाई में एक बॉल रख दिया मैंने, हाँ मार्बल मान ले छोटा सा, ठीक, कंचा कंचा मान ले। अगर इस कंचे को मैंने, सुन ध्यान से, कंचे को अगर मैं थोड़ा ऊपर ले गया जाऊं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वापस आएगा ना? बहुत अच्छा। अच्छा इधर न ले जाके मेरा मन करता मैं इधर ले जाता तो
तो भी वापस आता, पक्का वापस आएगा ना। अच्छा एक बार मुझे ये बता कि जब ये यहां पे था तब इस पे नेट फोर्सेस कितने हैं? नेट फोर्स क्या है? 0 है। कैसे बोला बेटा? ये नीचे mg और ऊपर कराही के सरफेस के द्वारा लगाया हुआ नॉर्मल, क्या n इक्वल टू mg होना चाहिए, वरना कराही में छेद करके नीचे गिर जाता, पक्का। और mg अगर n ज्यादा होता तो उछल जाता, जो ट्रैम्पोलिन पे होता है। ट्रैम्पोलिन समझते हो बे? बच्चों का खेलने वाला नहीं होता है, उस पे क्या होता है, n बड़ा हो जाता है mg से तो उछल जाता है बच्चा, और mg अगर n से बड़ा हो जाए तो धस जाएगा, दल दल। समझ में आ रहा है ना? और बराबर रहे तो जमीन। गॉट इट? यहां पे n इक्वल टू mg है भैया, नेट फोर्स 0 है। परंतु जो ही आप इसको यहां ले जाते हैं mg का एक कंपोनेंट इसको नीचे लाने में लग जाता है। बताइए हाँ या ना? अब इस पे नेट फोर्स 0 है या नेट फोर्स कुछ है? कुछ है। और इधर की तरफ है, यही नेट फोर्स तो जिम्मेदार है इसको वापस लाने के लिए। नहीं आई बात समझ में? अरे mg को 2 कंपोनेंट में तोड़ते ना, एक ये वाला एक ये वाला, ये वाला नॉर्मल से बैलेंस हो गया, ये वाला क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट बोलेगा चल नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस साइड आल्सो। पक्का? बहुत अच्छा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि हमने इसको लोअर मोस्ट पॉइंट से डिस्टर्ब किया। पहले तो ये बताओ कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स क्या था? 0। इसलिए अगर हम इस कंचे को यहां छोड़ के भी आधा घंटा अगर घूम फिर के भी आए तो यहीं दिखेगा या कहीं और? क्यों वहीं दिखेगा? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, तो जहां था वहीं रहेगा। बोलो यार। तो अब सिंपल सी बात है कि हम सीधा एक लाइन में बोलने जा रहे हैं कि ये कंचा यहां पे नेट फोर्स चूंकि 0 है इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम में था। क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल सही है। मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये जो हमारा कंचा है उस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। बोल सकते हैं ना? इसकी स्थिति साम्य है। साम्य, साम्य अवस्था है। अवस्था, स्थिति, अवस्था मोड़ो सेम थिंग। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही तुम इसको इक्विलिब्रियम से छेड़ ही रहे हो, तुम इसको अगर ऊपर लेके जा रहे हो, इसका मतलब तुम फोर्स लगा के इसके इक्विलिब्रियम के स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा खासा वो पड़ा हुआ था, तुमसे कुछ मांगने आ रहा था? कुछ मांगने नहीं आ रहा था। तुमको चुल्ल है तो उस चुल्ल में तुम गए, इस पे फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब बता हाथ हटाने पे क्या होगा? नीचे आएगा। ईमानदारी से बताना, क्या इस बॉडी में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस से अटेन करने की टेंडेंसी है या उससे भाग जाने की टेंडेंसी है? वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने की टेंडेंसी है ना? अगर हम इसमें फ्रिक्शन मान ले तो थोड़ी देर में ये एनर्जी डेसिपेट हो जाएगा और थोड़ी देर में पता है क्या होगा, ये वापस से बेस पे आ जाएगा। बोला है या ना? तो बता, इक्विलिब्रियम से मैंने इसको छेड़ा लेकिन क्या ये वापस आया या भाग गया? आ गया ना वापस। तो बता ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहें? सब कुछ आता है तुम्हें, तुम फालतू का यहां बैठे हुए हो। देखो तुम्हें सब कुछ आता, तुम कहे ना भगवत गीता में बोला गया आत्मा सर्वज्ञानी है, तुमको पहले से सब कुछ आता है। हम बस जामवंत की तरह याद दिलवा रहे हैं। नहीं समझे? जब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे तो जामवंत जी उनको याद दिलवाए थे। कह रहे थे कैसे इतना बड़का समुद्र पार होगा? बोले यार क्या कह रहा है जी, बचपन में तुम सूरज खा गया था, अभी तुमसे समुद्र पार नहीं हो रहा है, जाओ हट जाओ। तो वही जामवंत वाला काम मेरा है, हनुमान तो तुम पहले से हो ही। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे हनुमान बनने के लिए बहुत तपस्या त्याग चाहिए बेटा, ठीक है? इतना आसान नहीं है बनना। यार एनीवे यहां ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया ये वापस से अपनी जगह आना चाह रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर देता हूं, मतलब बेसिकली कढ़ाई को उल्टा कर देता हूं। कढ़ाई तुम उल्टी हो जाओ, कढ़ाई में उल्टी नहीं करना है रे कढ़ाई में उल्टी नहीं करना है, कढ़ाई को उल्टी करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो इधर, ये एक बॉल है, इसका मास m है, नीचे क्या लग रहा है?
mg और ऊपर क्या लग रहा है n। अच्छा अगर मैं इसको बैलेंस करके आ जाऊं एकदम यहां पे बैलेंस, थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इस फोन को भी बैलेंस कर सकता हूं। देखिए टूटेगा तो तुम लोग पैसा जमा करके दोगे। देखिए बैलेंस हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं? बहुत मुशक्कत के बाद जब मैंने इसको बैलेंस कर लिया फाइनली, तो mg और n बराबर है बेटा। अगर mg और n बराबर है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि नेट फोर्स जीरो है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। परंतु अब तुम जब आके इसको हल्का सा छेड़ दिए, डिस्टर्ब कर दिए, तो ये वापस आएगा या चलता चला जाएगा? ये जाएगा और फिर कभी वापस लौट के, हिमांशु रोना मत, ये ऐसा जाएगा कि फिर ये वापस लौट के कभी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? स्टेबल या अनस्टेबल? सब कुछ आता है, मैंने जो भी बोला अपनी भाषा में लिख लें। कढ़ाई का एग्जाम्पल रफ में बनाएंगे, मेन नोट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो दो कढ़ाई वाला एग्जाम्पल दिया है इसको रफ में बनाएंगे, मार्जिन में, मेन नोट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मेन नोट्स में हम काम की बात दिखाएंगे। जल्दी करिए फटाफट, सारी बातें जो मैंने बोली हैं वो सारी आपकी नोट्स में होनी चाहिए। बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं? गॉट इट? समझ में आ रहा है ना बेटा? पक्का ना? पक्का, कसम से? ओके, थैंक गॉड। खुद से बना लोगे ना फोटो? उसमें है क्या बे? खाली एरो इधर उधर एनएमजी। अब थोड़ी देर के लिए पेन को साइड में रख दो एकदम। थोड़ी देर के लिए किसी के हाथ में पेन नहीं दिखना चाहिए, सबकी निगाहें मेरे ऊपर, ठीक है? मतलब बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर। दरिंदो यहां देखो, देखो यार, अरे इधर देखो यार, एक बात बताना, क्या तुमको ये पॉइंट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट नहीं दिख रहा है? ये हमने प्लॉट क्या कर रखा है? पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगह पे। अच्छा आप सुनो, देखो ध्यान से, अब अलग अलग समय नहीं बोल रहा हूं मैं, अलग अलग जगह बोल रहा हूं, क्योंकि पोजीशन का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या था उसको मैंने ग्राफ के माध्यम से प्लॉट कर रखा है। यस और नो? मतलब बेसिकली अगर किसी पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल पूछोगे तो हम बोलेंगे इस पॉइंट के सामने जो वैल्यू है वही आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यहां पे आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है बेटा? क्योंकि इसके ऊपर इधर या इधर कहीं भी जाओ, सारे प्लॉट्स इसके ऊपर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां से कंपैरिजन में ये सारे हाई होंगे। बोल हाँ या ना? अब ध्यान से सुन, यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मान ले बॉडी का यही स्टेट है, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। अब बॉडी को मैंने पकड़ा और उसको पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस किया। किधर किया है डिस्प्लेस? पॉजिटिव एक्स में। समझ रहा है ना? मतलब किसी पॉइंट पे बॉडी होगा, कुछ लोकेशन होगा उसका, और उसको हमने किधर डिस्प्लेस किया? पॉजिटिव एक्स में, ठीक है? तो जरा सा देखना तो बेटा, यहां पे u क्या है? यहां पे जो u है वो इस u से तो ज्यादा ही है। अच्छा du by dx क्या है? What is du by dx? What is dy by dx? dy by dx स्लोप होता है। किसका स्लोप? किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचते हैं उसका स्लोप को dy by dx कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचते हैं उसी का स्लोप, उस ग्राफ का उस पॉइंट पे स्लोप कहलाता है। समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया। बता, चढ़ाई है या ढलान है? चढ़ाई है, बोला रखा हमेशा बाएं से दाएं देखते हैं, चढ़ाई है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया du बाई डी आर बोलू या डी, एक काम कर इसको x बना ले थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि यहां x लिखना है तो r सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना? अरे समझना ही तो है अपन को। तो du बाई डी एक्स क्या है जल्दी बता? पॉजिटिव है या नहीं है? पक्का? ईमानदारी से सोच के बोल।
बेटा y को मैं u बोल रहा हूं, x को मैं x ही बोल रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है। ये स्लोप हो गया टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या है? चढ़ाई है, तो ये पॉजिटिव है या नहीं है? परंतु मेरा फोर्स क्या होता है? du बाई डी एक्स या इसका नेगेटिव? बोला था ना हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा, तो f क्या आ जाएगा जल्दी बता? माइनस डी बाई डी एक्स। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा होगा? अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव में लग रहा है, फोर्स नेगेटिव है। बोलिए हाँ या ना। इसका ठीक रिवर्स देख लेते हैं, ठीक है? हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, आशा करता चाहिए मुझे कि तुम्हें अपने कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी x नेगेटिव है इस बार डिस्प्लेसमेंट किधर है बे? नेगेटिव है ना? राइट टू लेफ्ट नहीं बोलोगे? बहुत बढ़िया। देखो ना, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कम है, जैसे जैसे ओरिजिन के पास जा रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहा होगा। गॉट इट? ओके, नाउ दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, बट व्हाट इज du बाई डी एक्स? स्लोप इज ढलान और चढ़ाई, ढलान। एंड इफ द स्लोप इज ढलान मींस ढलान मतलब नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव हो गया। या ऐसे लिख ले, इतना लंबा कौन लिखेगा? फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव, और यहां फोर्स क्या था बेटा? नेगेटिव। यहां पे क्या हो रहा है? डी बाई डी एक्स नेगेटिव है। किस केस में? पिंक वाले केस में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ नोटिस कर पा रहे हो? तुमको ले जा रहे हैं दाएं तो आ रहे हो बाएं, ले जा रहे हैं बाएं तो फोर्स लग रहा है दाएं, मतलब आ रहे हो तुम दाएं, तो जिधर तुमको ले जा रहे हो उसमें बह जाने की परिस्थिति है या फिर अपोज कर रहा है? बाउंस बैक। चिल्लाने को नहीं बोला, समझने को बोला है। कुछ लोग बस चिल्लाते समझते नहीं है। तो बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम का लक्षण है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का लक्षण है? बात खत्म। नहीं आई बात समझ में? बहुत बढ़िया सर, इतना एनालिसिस तो ना कर पाएंगे, आप समझा रहे हैं, हम समझ गए, यही आपका एहसान है। समझ में आ गया तुम्हें कोई बात, यही एहसान कर रहे हो तुम हम पे। सवाल तो गलती से भी तुमसे नहीं होगा। कुछ सरल सुविधाजनक तरीका बताओ। बताएं? बताते। चाचा ऐसा है कि जहां इक्विलिब्रियम है वहां नेट फोर्स 0 है ना, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। देख लीजिए मिनिमम है कि नहीं है। और इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो ना कड़ाही में भी, देखो कड़ाही में भी कहीं भी ले जाओ तो कुछ ना कुछ हाइट होता, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आता। लेकिन वही अगर कंचा यहां पे है तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यही कड़ाही को जब उल्टा कर देते थे तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम निकला? अनस्टेबल निकला ना, अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले। पक्का? तो इसी चीज को कहा गया बे, इसी चीज को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, बस ध्यान से सुनो। यहां पे डी बाई डी एक्स क्या था? ढलान मतलब नेगेटिव। यहां डी बाई डी एक्स क्या है? 0। यहां डी बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। तो डी बाई डी एक्स नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर बाद में पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? ईमानदारी से बताना बच्चों कि डी बाई डी एक्स घट रहा है या बढ़ रहा है? सुन ध्यान से मेरी बातें, मैं जानता हूं तू यहां कंफ्यूज करेगा, इसलिए कंफ्यूजन वाली बात मैं पहले बोल देता हूं। मैं यू की बात नहीं कर रहा हूं, यू पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं यू की बात कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं। डी बाई डी एक्स घट रहा है या बढ़ रहा है? डी बाई डी एक्स घट के नहीं बढ़ रहा, डी बाई डी एक्स सिर्फ बढ़ रहा है। समझ में आया? कैसे पता? क्योंकि नेगेटिव से 0 होना बढ़ना, और 0 से पॉजिटिव होना अगेन बढ़ना। नहीं आई मेरी बात? तो डी बाई डी एक्स लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, डी बाई डी एक्स का नाम मान लो हम रख दे, क्या नाम रख दे? अंकित। अंकित। डी बाई डी एक्स का नाम क्या रख दिए? अभी से डी बाई डी एक्स नहीं बोलोगे। अंकित लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले अंकित नेगेटिव था, उसका 0 हुआ,
उसका पॉजिटिव हुआ, तो बताइए अंकित लगातार क्या है, बढ़ रहा है या घट के बढ़ रहा है या बढ़ के घट रहा है या सिर्फ बढ़ रहा है? सिर्फ बढ़ रहा है अंकित। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ अंकित विथ रेस्पेक्ट टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे कोई भी चीज अगर x के साथ बढ़ रहा है तो उसको d, वो चीज अपॉन dx ग्रेटर देन 0 बोलते हैं ना। नहीं समझ में आया? मैंने पढ़ा था ना, dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब वो चीज बढ़ रही है, और dy बाई dx अगर लेस देन 0 है मतलब x बढ़ने के साथ y घट रही है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? अंकित के जगह लाके पटक दो इसको। लाओ रे, क्या आया, d ऑफ du बाई dx शुड बी ग्रेटर देन 0। सर हम देखें इसको कहीं, ये डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन है बेटा, और इसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डिटेल में पढ़ाए थे मैक्सिमा मिनिमा, याद कर। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि d2u बाई dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा पे होगा, तो है ही, और इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। याद है वहां पढ़ाया था कि d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब y मैक्सिमा नहीं मिनिमा, उल्टा चलता था। और वही d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 तो वो मिनिमा नहीं मैक्सिमा। कौन मैक्सिमा? y मैक्सिमा। बोल हाँ या ना? वही चीज। अब बता, मैथ पढ़ा रहा हूं या फिजिक्स पढ़ा रहा हूं? फिजिक्स है प्योर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यह सीधी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी x का हमको फंक्शन दे रखा है। अब सुनो बे, ओ जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है उनके लिए अब बोलने जा रहा हूं। अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं समझा, हालांकि मुझे पता है तुमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं समझा तो भी बस ये बात याद रखना है। क्या? अगर u x का फंक्शन है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। समझ में आया? और अगर लेस देन 0 आ रही है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। बोलो फील आ गई? पक्का? छाप ले। अब देखो यहां पे हम जल्दी से करके दिखा दे रहे तुम्हें। देख लो बेटा इधर, अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव है, सुन ले ध्यान से, काम आएगा। x पॉजिटिव है तो इस बार क्या ढलान है, चढ़ाई है, तो du बाई dx नेगेटिव, और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव है, मतलब ये इसको रेजिस्ट करेगा या बाहर ले जाएगा। बता इक्विलिब्रियम कैसा होगा। यहां से एक और कंक्लूजन मिल गया, पता है क्या? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट स्टेबल होता है, मैक्सिमम वाला अनस्टेबल होता है। मैथ से भी दिख रहा है, लॉजिक से भी दिख रहा है। समझ आ रहा है या नहीं दिख रहा है? अच्छा x नेगेटिव हुआ तो, x नेगेटिव हुआ तो चढ़ाई या ढलान? चढ़ाई। du बाई dx पॉजिटिव है, परंतु d माइनस du बाई dx क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और फोर्स क्या होता है? माइनस du बाई dx। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में पीछे, फोर्स भी पीछे, रोकेगा या बाहर ले जाएगा? अनस्टेबल। अच्छा, अगर मैं सिर्फ du बाई dx की बात करूं तो ये प्लस से 0 हुआ और फिर माइनस हो गया, घट रहा है बढ़ रहा है? लगातार घट रहा है, यस और नो? u जो है वो बढ़ के घट रहा है, परंतु du बाई dx सिर्फ घट रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं d2u बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0 बोल दूं तो इससे क्या समझोगे? मैक्सिमा होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।